बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आप तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक, और इस दुआ के साथ कि आपका दिन खैर व बरकत और बरकतों से भरा हुआ गुजरे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि ख़वातीन जितनी भी इस टाइम देख रही होंगी उन लोगों को, बल्कि अब तो मर्द हज़रात भी, जो कि अक्सर होता है कि जो लड़के होते हैं हॉस्टल में रह लेते हैं तो उन्हें अक्सर मसाइल होते हैं, अपने घरों में वालिदैन को कॉल करते हैं, अपनी वालदा को, बहनों को कॉल करते हैं कि ये मसला हो गया जी, चाय की पतीली जल गई है या कोई बर्तन जल गया, तो उसको हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। या दूसरे इस तौर पर ये मैं वैसे यहाँ पर जो है ना इकरा से मैं जो हूँ माजरत के साथ इख्तलाफ करूँगा। क्यों? कभी भी कोई नौजवान अपनी माँ को फ़ोन नहीं करेगा कि जी वो जो पतीली आपने मुझे दी थी ना वो जल गई है। ये रिस्क कोई नौजवान नहीं ले सकता कि आगे से वालिदा के जो जवाबात होंगे ना, वो हॉस्टल वाले जो होते हैं ना, वो बेचारे वो जो घर से रज़ाई लेकर आते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा उनको ख्याल रखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कोई 99% होते होंगे कि जिनकी चोरी हो जाती है और फिर वो घर बता नहीं पाते हैं। हाँ। फिर वो अपने जिस शहर में होते हैं ना वहाँ से फिर नई खरीदते हैं और 4 साल बाद जब वापस जाते हैं तो वालिदा फिर पूछती हैं और फिर कहते हैं ये एक्सेप्शनल केसेस हैं या फिर मेरा वाला एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं और कुछ बर्तनों को या कुछ चीज़ों को आपकी जंग भी लग जाता है। तो उस जंग को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई हमारी ये नई चीज़, इसको जंग भी लग गया, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उन परेशानियों को दूर कर देते हैं। एक रिसर्च भी हुई है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कुछ ना, अमेरिकी एक यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने ये रिसर्च किया है ना। तो वो ये रिसर्च थी कि उन्होंने कहा कि जो केचप होती है, टमाटो केचप जो होती है, वो उस बर्तन के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ इस पर जंग लगाए वहाँ पे आप केचप लगा दें और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, जैसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। तो कुछ देर बाद आप उसको जब साफ़ करेंगे और कोई भी बर्तन वाला ले ले या कोई भी कपड़े से साफ़ करेंगे तो वो जंग उतर जाएगा और नए जैसा हो जाएगा पहले से। ये इकरा बुखारी ने ट्राई किया है? वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये ट्राई किया, काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स हुए हैं इसके ऊपर, और उन्होंने इसकी रीज़न जो ये बताई है वो ये है कि ये मसला ये कि टोमेटो केचप का नहीं कि वो इतनी ख़तरनाक है, ऐसा कुछ मसला नहीं है। मसला ये है कि टोमेटो केचप के अंदर होता है सिरका, और जो विनेगर होता है वो उसमें इतनी इस किस्म के उसमें जो होते हैं एसिड्स वगैरह होते हैं मौजूद कि वो जो जंग है वो उसको उतार सकते हैं। अगर टमाटो केचप नहीं भी है तो सिरका भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटो केचप जो है क्योंकि वो स्टिक रहती है उस चीज़ के साथ, तो फिर ये होता है कि वो जो जंग है वो उतर जाता है। तो ये आप अब सिर्फ ये चीज़ों के ऊपर से जंग उतारती है, दिमागों के ऊपर से नहीं। अच्छा, दिमाग से जंग उतारने के लिए अभी ऐसी कोई केचप जो है वो इजाद नहीं हुई है, लेकिन चलेंगे टोटका है, आप कोशिश कीजिएगा। स्पेशली मैं भी ट्राई करूँ। स्पेशली अब आपने कोई चीज़ नहीं जलानी है कि वो जंग लग जाए, तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे। अगर लग जाए तो फिर इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब इकरा भी ट्राई करेगी तो फिर इकरा हमें बताएगी कि वाकई ये रिसर्च जो है कितनी दुरुस्त है और कितनी दुरुस्त नहीं है। और दिमागों से जंग जो है वो भी उतारने के लिए हमें खुद ही अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। जो हमारे अज़हान पर जंग लगा हुआ है और वो हमें खुद ही अपने लिए कोशिश करनी पड़ेगी। खैर, कोरोना की बात करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे हम देख रहे हैं कि कोई नई तहकीक सामने आ जाती है, कुछ नए इंकशाफात आ रहे होते हैं। अब अमरीकी तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले जो अफराद हैं उनके फेफड़ों में खून के नन्हे लोथड़े मौत का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की रफ्तार की अगर बात कर ले तो उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ हासिल करना वो बाकी है। वैक्सीनेशन की शरह अब तक सिर्फ 6.5% है। हाँ जी, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए मज़ीद सख्त इकदाम की ज़रूरत है। हम अगर तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका और बरतानिया की बात करें तो वहाँ पर तो खैर 52 और 62% से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। अगर हम अपने हमसाया ममालिक के अंदर देखें, अच्छा कंपैरिजन किया जा रहा है वैसे, मैं कुछ अदाद-ओ-शुमार भी देख रहा था, जो कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी, श्रीलंका के साथ किया जा रहा था जी कि उन्होंने 26% से ज़ायद आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगा ली है। लेकिन हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि चले उन्होंने इतने परसेंट जो है आवाम को लगा दी है, लेकिन हमने उनकी कुल आबादी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कम अज़ कम फर्स्ट डोज जो है वो लगा दी हुई है। अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। खैर, भारत के मामले में वैक्सीन शुदा आवाम कुल आबादी के तकरीबन 10% है, जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जो आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा है।
पाकिस्तान की निस्बत। खैर वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए माहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, जैसे कि एक तजवीज़ जो है वो ये है कि बाज़ार के दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने चाहिए। इस तरह से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन जो है वो लगवाने पर आप मजबूर भी किया जा सकता है। अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं, उसके साथ ही एक बहुत बड़ा अब क्वेश्चन उठाया जा रहा है, बहुत से माहिरीन हैं, अगर हम आलमी तौर पर देखें तो वो हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि क्या ये कोई मफरूज़ा तो नहीं है, क्या ये कोई मिथ ही साबित तो नहीं हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना क्या मुमकिन भी हो पाएगा, इसके ऊपर सवालात हैं। तो इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो तमाम मामलात आपसे डिस्कस की उस पर भी माहिराना राय लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से ही, जो अब क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि ये शायद हासिल करना मुमकिन ही नहीं हो पाएगा ममालिक के लिए, कि जितनी सुस्त रफ्तारी से इस वक्त वैक्सीन लग रही है, ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, तो पीछे जिनको पहले वैक्सीनेट किया होगा उनकी बूस्टर डोज का वक्त आ जाएगा, ये मैनेज ही शायद करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। वालेकुम सलाम। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हर्ड इम्यूनिटी की, ये थोड़ी सी चेंज हुई है। शुरू में जब ये कोरोना आया था तो हमको लगा था कि शायद हम अगर इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, इतने लोग इन्फेक्शन हो जाए उनको, तो इसका मतलब है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हमको पता है बीमारी ख़त्म तो नहीं होगी। उम्मीद इस बात की है कि इवेंचुअली इतने लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे कि ये बीमारी आम नज़ला खांसी जैसी हो जाएगी। उस पॉइंट पे हम कहेंगे प्रॉब्ली आपने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है, मगर उसमें भी कई साल मुझे लगता है लगेंगे जिस रफ्तार से चीज़ें चल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तो बात करें, लोगों में बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी भी है वैक्सीन लगवाने के हवाले से, उनको कायल करने के लिए बहुत सारी तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। आप क्या समझते हैं इसकी शरह को बढ़ाने के लिए जो लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं बहुत ज़्यादा, कितने सख्त इक़दाम करने होंगे कि बहुत ज़रूरी भी है करना? जी, तो आप सही फरमा रहे हैं। जब वैक्सीन की बात आती है तो उसमें आपके दो तरीके होते हैं, या फिर आप लोगों को कायल करें कोई रिवॉर्ड देके, या फिर उनको मजबूर करें चीज़ें हटा के, यानी कि फॉर एग्जांपल बगैर वैक्सीनेशन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बगैर वैक्सीनेशन के आप तनख्वाह नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल। और हर चीज़ में अपने एथिकल मसले भी हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज लोगों के राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मगर आई थिंक अभी जो इक़्तिदाम जो गवर्नमेंट ले रही है, आई थिंक दिस इज़ फाइन, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि नहीं लगाएंगे। हम ताकीद ही कर सकते हैं प्लीज़ लगा लें, क्योंकि आपकी वैक्सीनेशन सबको हेल्प करेगी, ना सिर्फ आप हमको मगर आपके आसपास लोगों को भी मदद करती है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साइनोफार्म के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी कि उसको शायद अब अपडेट किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा, ये जो नई इकसाम सामने आई हैं कोरोना की, और ये हम देख रहे हैं म्यूटेशंस हो रही हैं उस हवाले से, तो ये भी अब आप देख रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा कि हमें बार बार इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर इन्हीं की बूस्टर डोज सामने आ जाएगी और वो लगानी पड़ेगी? तो देखिए, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं होगी अगर ऐसा होता है। जैसे अगर शायद मालूम हो कि हर साल हम ये कहते हैं कि फ्लू की वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, और इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोरोना वायरस की तरह बहुत शदीद बीमारी और मौत का सबब बन सकता है। तो इसी तरह से हो सकता है कि कोरोना वायरस की भी जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं तो हर साल उसकी भी आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़े। फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, वो भी हर साल थोड़ा सा इतना चेंज हो जाता है कि आपको हर साल वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, डेथ रेट की बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि अब डेथ रेट जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, उसकी जो शरह वो ज़्यादा हो रही है। क्या समझते हैं, वैक्सीनेट जो लोग हो रहे हैं उनमें ज़्यादा रुझान है, या जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है उन लोगों में ज़्यादा रुझान है? तो जब भी हम देखते हैं हमारे नंबर्स बढ़ते हैं तो हमारे जो डेथ रेट उसके साथ साथ बढ़ता है, ऑब्वियसली बिकॉज ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। हम इस पर भी आजकल तहकीक कर रहे हैं टू सी कि जो लोग दाखिल हैं उनमें कितने वैक्सीनेटेड हैं और कितने बीमार हैं। मतलब मैं आपको रफली ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आजकल जो मैं पेशेंट देख रहा हूँ वार्ड के अंदर जो वैक्सीनेटेड हैं, उनकी निस्बतन कम शदीद बीमारी होती है। जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं उनके अंदर बहुत ही बुरी बीमारियाँ हम देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और जो सवाल अब हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से उठाया जा रहा है, ये भी उन लोगों का टॉपिक है जो वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। अभी कई लोगों का तो ये शायद टॉपिक ही नहीं बन पाया क्योंकि वो वैक्सीन लगवाने के लिए ही नहीं जा रहे हैं। तो जल्द अज जल्द ख़ुद को बराहे मेहरबानी आप लोग वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करवाना ही पड़ेगा। जब सख्तियाँ इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तब तो आप सब ने वैक्सीनेट करवाना है ख़ुद को, तो अभी करवा लीजिए कि आप थोड़ा इंतज़ार करें
और अपने को बीमार करें। बीमार करने से बेहतर है कि आप अपने को पहले ही वैक्सीनेट करवाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और अपनी जो फैमिली है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि दुनिया में आज तक किसी ने नाकाम हुए बगैर बड़ा काम नहीं किया है। जब तक आप मुश्किल जिद्दोजहद से नहीं गुजरते हैं उस वक्त तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, और कोई भी शॉर्टकट लेकर लीडर नहीं बन सकता। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है वैसे कि जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक आपको उसका फल जो है वो नहीं मिलता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर अपनी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद के जुना कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने से कबल 22 साल जद्दोजहद बहुत सख्त थी। ऐसे वक्त भी आए जब सिर्फ 5 से 6 लोग साथ रह गए थे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या खिताब किया, क्या गुफ्तगू की, आपको पहले वो सुना देते हैं। टैक्स कलेक्शन जब आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास किया है, इजाफी किया है। रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं, और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। नैब ने अब 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं, और इसलिए आप देखते हैं बड़ा शोर मचा हुआ है। हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, इससे पहले 110 अरब रुपया सिर्फ दिया जाता था निचले लोगों की मदद करने के लिए, गरीब लोगों की। उससे हमने 260 अरब पे ले गए हैं। हर गरीब खानदान को, सब उनमें से एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा। पंजाब में इंशाल्लाह साल के एंड तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो हुनर सीख सके। वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, और हुकूमत की जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं, और हुकूमत खुश भी बहुत ज़्यादा है कि हमने 3 साल मुकम्मल किए हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किए हैं। अवामी राय क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा अहम है। आपको वो सुनाते हैं, हमने जानने की कोशिश की है। जैसे कि इमरान खान पीएम ने बोला था कि मैं 5 साल में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। 3 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब गरीब के पास कोई सहारा नहीं है। पहले असरा था कि इमरान खान, लेकिन इमरान खान भी जो है न ज़ीरो हो गया। हमने तो ये तवक्को रखी थी इमरान खान साहब से कि भाई ये आएंगे, तब्दीली लाएंगे, और जो आवाम के लिए ये महंगाई जो है कम करेंगे, और जो मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। लेकिन ये खान साहब के दौर में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो बाकायदा 3 सालों से पहले जो वादे किए गए थे कि नौकरियां दी जाएगी, महंगाई कम से कम की जाएगी, और भी मज़ीद बहुत सी बातें थी, मेरी नज़र में तो अभी तक और ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी के लिए जो है ना बहुत मुश्किल है। महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। 3 साल में महंगाई के बारे में कोई रिलीफ नहीं। 3 साल कारकर्दगी इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल जीरो है भाई। महंगाई रोज़ बरोज़ इजाफा थी ना पाए। गरीब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। गरीब के पास अब बिल्कुल ताकत नहीं है कि वो कोई चीज़ खरीद सके। हुकूमत की कारकर्दगी है कि लीडर तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिलीफ वाले पास जड़े तले बैठे अफसरान मार्का, उन्होंने कोई किस्मी काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ महंगाई का इजाफा था, बाकी कुछ नहीं किया। हाँ साहब, अगर आप कहें तो अब हम 3 सालों के बाद घबरा लें। जो महंगाई है, गरीब आदमी दिन ब दिन जो है वो पिसता चला जा रहा है महंगाई की चक्की में। हम बहुत ज़्यादा मुतमिन है। कारकर्दगी जो इमरान खान की है बहुत अच्छी है। बाकी ये है कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हम मुकम्मल मुतमिन है। सिर्फ क्या है कि हमारे हाल पे थोड़ा सा करम किया जाए, महंगाई कम की जाए। इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल ठीक नहीं हैगी, ठीक है ना। इन्नी 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, बिजली के बिल डबल भेजे ने, हर चीज़ डबल की ने। कारकर्दगी तो मुझे ज़ीरो लग रही है, सिर्फ वो जो है वो ऐलानों तक है। ये अवामी राय है। खैर ये मिक्स्ड ही होती है। इस हवाले से हम जब भी कोई सर्वे कर रहे होते हैं, लेकिन
जो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं या ये भी कह रहे हैं कि लीडर बहुत अच्छा है, वो साथ महंगाई का जिक्र लाजमी तौर पर कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी के साथ ये बहुत ज़्यादा जुड़ती है। हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वलीद इकबाल साहब 3 साल मुकम्मल हुए, ये तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा दावे भी कर रही है, लेकिन अवामी मसला सर आप समझते हैं कि महंगाई एक ऐसा मसला है क्योंकि शायद अवाम को करंट अकाउंट सरप्लस की या डेफिसिट की समझ नहीं आती है, अवाम को रेमिटेंसेस की शायद समझ नहीं आती है गरीब आदमी को, तो इस वजह से वो सिर्फ महंगाई पर फोकस किए हुए हैं, उनको लगता है हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हैं। जी आपने बड़ी तेज़ी की सवाल करने में मैं आपके सलाम का भी जवाब नहीं दे सका। तो पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आप जो पिछले सेगमेंट, क्योंकि मैं देख रहा था बैठा हुआ आपके प्रोग्राम को, मॉर्निंग शो को, मैं एक बात ज़रूरी जो है वो दोहराना चाहता हूँ। वो ये है सबको, आपके नाजरीन को, यकीनन आपको तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी दोनों को, कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि हर केस में वो आपको इस वबा से बचा तो नहीं सकती, लेकिन उसके जो अलामात हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, उसको वो बहुत माइल्ड कर देती है और आपको जानलेवा होने से जो है बेशतर केसेस के अंदर वो आपको महफूज करती है। इसलिए आपने जिस तरह ताकीद की है, आपके कोई यहाँ एक्सपर्ट भी बोल रहे थे, मैं ज़रूर उसको जितना ज़्यादा दोहराएं, जितना ज़्यादा लोग उस पर अमल करें, वो हम सब के लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है। आपके देखें, हमने ये दावा बिल्कुल नहीं किया कि हम परफेक्ट हैं। ज़ाहिर है हमारे जब 3 साल मुकम्मल हुए हैं, आपने वो प्राइम मिनिस्टर की क्लिप दिखाई, अब मैं वो हर बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो बातें करेंगे जिनमें हमने मुल्क में जो है इम्प्रूव किया है सिस्टम को, ख़ासकर जो हमारी मईशत थी उसका बिल्कुल दिवालिया होने के उस पर खड़ा हुआ था दहाने पर, जब 2018 में हमको ये बागडोर मिली गवर्नमेंट की, तो उस वक्त से अब तक और ज़्यादातर उन्होंने बातें मईशत की। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जी अवाम को करंट अकाउंट की डेफिसिट की और रेमिटेंसेस की इतना नहीं है, उनको ज़्यादा महंगाई से है, तो मैं ये भी आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि महंगाई का जो प्रोसेस है और ये जो दुनिया भर, ख़ासकर ये वबा के बाद जो सिलसिला हुआ है, महंगाई और वो जो पाकिस्तान का दिवालिया होने से जिस तरह बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें अगर इतनी कामयाबी हमें ना होती तो जो महंगाई तब देखने को मिलनी थी और जो महंगाई दुनिया के बहुत से मुल्कों में जो है आई है, हम उससे कहीं ज़्यादा महफूज रहे हैं। जिन चीज़ों की लोगों की आज शिकायत कर रहे हैं कि जी कीमत दुगनी हो गई है, कुछ चीज़ों की 20% ज़्यादा हो गई है, दुनिया भर में वही चीज़ें 4-4 गुना ज़्यादा जो हैं वो बढ़ी हैं। कई चीज़ें जो 20% यहाँ बढ़ी हैं वो दुनिया भर में 40%, 90% मुल्कों में वो 40। हमने बहुत ज़्यादा इसको भी कंट्रोल जो किया है और हमारी अपनी पैदावार जो है, बहुत सी जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशियाँ हैं वो इसमें चलें, इतनी वाफर तो नहीं कि हमें बाहर से ना लाना पड़े, लेकिन इतनी कम अज़ कम है कि हम बहुत सी जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट हुआ है, और वाकई हुआ है दुनिया भर में, जो जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ी है, खासकर पिछले 1 साल में, इतने पाकिस्तान को उसका इम्पैक्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं दूसरी बात आपको जो 1-2 बातें जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पे 2018 में फ़ीकस आमदन जो पाकिस्तान में फ़ीकस आमदन 2018 में पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं वो 1,80,000 रुपए थी। इस वक्त वो 2,46,000 रुपए है। तो लोगों की अगर एक तरफ महंगाई 8% पे आज है, तो ये जो फ़ीकस आमदन है पाकिस्तानियों की वो 37% जो है वो बड़ी है। मैं फिर और जो कुछ चीज़ों में हम इतने कामयाब नहीं हुए, जाहिर है अपनी कामयाबी का तो प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है, जितनी चीज़ों में 3 साल में नहीं हुए, अभी 2 साल अल्लाह ने और दिए हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम जो है सर करेंगे जो चैलेंजेस हैं, और आवाम को जितनी ज़्यादा मैक्सिमम रिलीफ मिल सकती है, जितना उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सकती है, हमारी फ़र्ज़ है, हमारा ड्यूटी है, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। वलीद इकबाल साहब, आपने कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ नाकामियाँ, मतलब आप कह लें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गोल अचीव करने हैं 2 सालों में, वो कौन से गोल हैं, ज़रा उनको हाईलाइट कर दें। मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़ाहिर है, देखें आपने भी क्लिप्स दिखाए और आपने मेरे ख्याल एक आपका जो जिनके पास आप गए थे आपके व्यूअर्स में से, जहां आपका कैमरामैन और आपका क्रू गया, उनमें से उन्होंने एक ने ठीक कहा कि जी हर किस्म की मिक्स्ड बातें होंगी, लेकिन जो यकसानियत आती है बहुत सी बातों में, वो ज़ाहिर है जो महंगाई का सिलसिला है और जो रोज़मर्रा की अशिया की जो महंगाई जिसका सामना है, जो कि मैं फिर दोहराता हूँ कि अभी दुनिया भर में
में जो मुश्किलात हुई हैं और जो हमको हो सकती थी मुश्किलात अगर हमारी हुकूमत इसको कामयाबी से ना संभालती, उससे कहीं ज़्यादा कम है। अभी भी जो महंगाई है उससे बहुत ज़्यादा हो सकती थी। इसका इम्पैक्ट जो है और आने वाले 2 साल में इसकी ये जो, और उसमें अक्सर जो इसमें ज़्यादा किरदार होता है वो सूबाई हुकूमतों का होता है। तो उनके ज़रिए ये रोज़मर्रा की अशिया, उसमें शुगर है, उसमें एडिबल ऑयल है, खुर्दनी तेल, चीनी, आपकी ये जो हैं सब्जियां और आटा और इस तरह की जो रोज़मर्रा की जो हर एक के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके अंदर जो है अच्छा, ठीक है, उनकी कीमतों पे कंट्रोल जो है, ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ा हमारा मिशन होगा। वलीद इकबाल साहब, जिस वक्त इलेक्शन आ रहा होता है, गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन में जाना शायद मुश्किल होता है अपोजिशन की निस्बत, क्योंकि अपोजिशन ने कुछ भी नहीं बताना होता, अपनी कारकर्दगी तो दिखानी नहीं होती, हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है। अब आप लोग इलेक्शन में जा रहे होंगे, 1 साल आप काम करेंगे, उसके बाद आखिरी साल होगा, उसके बाद इलेक्शन की तैयारी चल रही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में क्या मंशूर लेके जाएगी, क्या बात लेकर जा रही होगी, क्योंकि शायद इस दफ़ा ऑपोजिशन के हवाले से बात करने का मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना अगला मंशूर देगी वो ज़ाहिर है पिछले मंशूर की कंटिन्यूएशन और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर बिल्ड करेगी। और मेरे ख्याल में जो एक हमारा बहुत बड़ा उसका सुतून रहा है मंशूर का, ख़ासकर एक रोज़मर्रा की और एक आम आदमी की और ख़ातून की ज़िंदगी के हवाले से, वो हमारा 2018 का एक वादा था कि सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, और उसके हवाले से मेरे ख्याल हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। और उसमें खैबर में अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी दी। आपने बताया ना कि अगला इलेक्शन और हुकूमत, हमारे पास 13 से 18 तक एक सूबे की हुकूमत थी, वो खैबर था। और वहाँ पे जो एग्जाम्पल, मैं ह्यूमन डेवलपमेंट के 2 ही सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा। नंबर 1 आपका जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, जो सेहत कार्ड है, जो कि खैबर में तो पूरा रोल आउट हो गया है, और पंजाब और बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत पंजाब में है और हलीफ जमात की हुकूमत बलूचिस्तान में है, तो वो हमारी अचीवमेंट्स में से एक होगा कि जी आपको सेहत जो है उसमें रिलीफ जो मिली है, जो कि एक बड़ा अहम मामला होता है। दूसरा जो पॉवर्टी एलिविएशन, जो गुर्बत के इंसदाद के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो हमने काम किया है, जो कि एहसास प्रोग्राम के जरिए है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि जी 110 अरब का जो सिलसिला होता था उससे बढ़ा के 260 अरब, और एक यूनी डायमेंशनल प्रोग्राम जो BISP था उसको एक तो बदउनवानियों से भी क्लीन किया, उसको मल्टी सेक्टरल जो प्रोग्राम बनाया है, 34 उसके ज़ैली प्रोग्राम्स हैं, उसमें कैश जो है एडवांसेस हैं, उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, उसमें कामयाब जवान, उसमें बुजुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए, नौजवानों के लिए, सारा वो जो सिलसिला है उस पर ज़रूर बिल्ड करेंगे दीगर के साथ। बिल्कुल ठीक है। वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करते हैं, हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो चैलेंजेस हमारे सामने थे जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली थी, इस वजह से, और अपोजिशन ये कह रही है कि शादियाने इस वक्त बजाए जा रहे हैं, एक बड़ी बदतरीन किस्म की कारकर्दगी के ऊपर भी लोगों को ये बताया जा रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से हमने परफॉर्म किया। तो ये अवामी राय ही है कि अवाम क्या राय रखते हैं इस हवाले से, अवाम क्या समझते हैं, और हालात जिस तरह से महंगाई का अवाम ने तो क्योंकि महंगाई की बहुत ज़्यादा बातचीत की है, क्योंकि अवाम को जो ज़्यादा जो उनका पॉइंट है वो इस वक्त महंगाई का है। वो कहते हैं कि भाई हम मुतमईन है बाकी सारी चीज़ों से, लेकिन सिर्फ ये कि खान साहब महंगाई कम कर दें, तो बेरोज़गारी की बात हो रही है, नौकरियों की बात हो रही है। खैर, ये वो मसाइल हैं कि जो हकीकतन अवाम के मसाइल हैं, और अगले 2 साल हम उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल के ऊपर भी गवर्नमेंट की नज़र होगी और ये हल भी होंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे मोबाइल यूजर्स की, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोबाइल के गलत इस्तेमाल को जिनसी जुर्म में इजाफे की वजह करार दिया, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान में जो हुआ है उससे तकलीफ़ हुई है, जो हरकतें हो रही हैं ये हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, माजी में पाकिस्तान में ख़वातीन की जो इज़्ज़त और तकरीम की जाती थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं ऐसी दुनिया में कहीं नहीं थी, और हम जो तबाही देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। हमें अपने बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही देने की ज़रूरत है। अच्छा,
इकरा, कल जिस वक्त ये तकरीब हो रही थी कन्वेंशन सेंटर में, उस वक्त अबरारुल हक को जिस वक्त बुलाया गया, उन्होंने आके नगमा खैर पढ़ा, उसके बाद हल्की सी उन्होंने गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने एक ना गुफ्तगू के दौरान बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और उन्होंने बड़े मज़ाहिया अंदाज में वो कन्वे करने की कोशिश भी की। उन्होंने ये कहा, अबरारुल हक साहब ने, उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे या हम पहले देखते थे, अभी भी अक्सर घरों में ये होता है कि जब माँ बच्चे को छोटा होता था ना, उठाती थी तो उसको एक लोरी अंदाज में ना ला इलाहा इल्लल्लाह वो पढ़ी होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से ना बच्चा जब रोता भी था तो इस तरीके से किया जाता था। फिर बच्चे से बात करने का भी माँ का अंदाज पहला यही होता था। लेकिन अब उन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम सबके घरों में हो रही है। अगर हम मेरे घर में देखें, इकरा के घर में देखें, उन्होंने कहा कि अब माएँ भी, बाप भी, दादा दादी, नाना नानी सब ये करते हैं कि बच्चे को टीवी के ऊपर या फिर मोबाइल पकड़ा देते हैं और उस पर बेबी शाक डुडू डुडू चल रही है। और ये उन्होंने गा के वहाँ पर किया और बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है। अब हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनके हर बच्चे के मुंह पर यही पोइम होती है। और मैं तो ये खुद हैरान होती हूँ कि मतलब हम जिस तरह हम अगर अपनी प्रैक्टिस देखें, हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारी प्रैक्टिस ये नहीं रखी थी। तब तो हमें फ़ोन पकड़ना, क्या हमें फ़ोन पता ही नहीं होता था कि फ़ोन है क्या चीज़ है ना। और अलाउ की बात हो तो अलाउ भी एक टाइम था जिसके बाद उन्होंने अलाउ किया था फ़ोन। लेकिन अब जो है बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर कितना ज़रूरी है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तरह की हम छोटी छोटी कोताहियाँ खुद से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा चुप कर जाता है ना, छोटा होता है, क्योंकि वो तंग नहीं कर रहा होता। खैर, वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ा अहम पहलू है, उसी पर बात करेंगे। अखलाकी तरबियत में कौन से ऐसे अहम हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है मोबाइल फ़ोन के हवाले से कि उसका गलत इस्तेमाल है जिससे जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है, उन्होंने जिनसी जराइम को इस गलत इस्तेमाल से जोड़ा है। आप क्या समझते हैं कि कुछ बात ऐसे ही है, ये पहलू दुरुस्त है? इमरान खान साहब ने बात कही है, उसको हम नैरो डाउन करें तो फिर ये बात एक लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यूथ को और बच्चों को जो डाटा मिल रहा है वो डाटा उनके मिजाज को, हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन और हमारी जो अपनी ख़ानदानी शराफत है उसकी बजाय एक प्लेजर और लस्ट के लाइन पे लगाने में मदद करता है। लिहाजा करना क्या चाहिए, अहम बात तो ये बातें हम बहुत 1 घंटा कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो शख्स मोबाइल के खिलाफ बात कर रहा होगा, ये कह रहा होगा मोबाइल ने बच्चों का तबाह कर दिया है, वो भी 24 घंटे अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के रखेगा और उसके हाथ में भी 2-2 मोबाइल होंगे। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इस बात का ढोल पीटने की बजाय कि बहुत माशरा खराब हो गया है, माहौल बड़ा खराब हो गया है, लोग मोबाइल ने लोगों घरों को तबाह कर दिया है, बच्चों के मिजाज को तबाह कर दिया है, इसकी बजाय जो मैं और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम अपने लिए ये फैसला करें कि मैं अपने मोबाइल के यूज को डिसिप्लिन करूंगा। और वो जो घर में बड़ा है, मेरे घर के अंदर एक डॉक्यूमेंटेड डिसिप्लिन मौजूद होगा जिसमें कितना मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है, कितना मोबाइल नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अगर हम इसको डिसिप्लिन कर लें और इस डिसिप्लिन को अपने ऊपर भी लागू करें और घर में अपने बच्चों को बता दें कि इतने बजे से इतने बजे तक इस पर्पस के लिए मोबाइल यूज हो सकता है, बाकी नहीं यूज हो सकता, तो यही एक तरीका है कि जिससे मोबाइल के जितने फवायद हैं, जितना इससे कम्युनिकेशन में फ़ायदा हुआ है, जितना इससे नॉलेज में फ़ायदा हुआ है, जितना इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदे भी हम हासिल करते रहेंगे और साथ साथ जो इसके मुज़र असरात हैं उनसे भी जान छुटी रहेगी। एक बात ठीक है। दूसरा, तमाम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को फिजिकल टाइम दें। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे, शायद आप इस बात से वाकिफ हों कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है बच्चों के मिजाज की, उसमें सबसे अहम बात यह है कि बच्चों को किसी भी गैजेट, किसी भी खिलौना, किसी भी एंटरटेनमेंट की चीज से ज्यादा जरूरी ह्यूमंस की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। कभी आप इस बात को ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर आप एक छोटे बच्चे को खिलौना दें और माँ उसके साथ बैठी हो तो बच्चा उस खिलौने से खूब खेलेगा, अगर माँ उठ के चली जाए तो बच्चा खिलौने को फेंक अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए आजकल के दौर में जिस तरह से पेरेंट्स भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, घर में जितने लोग मौजूद होते हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ऐसे दौर में बच्चों की पहुंच से मोबाइल फ़ोन रखना तो दूर रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को मोबाइल के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे कैसे हम रोक सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम आजकल के दौर में बच्चों से मोबाइल को दूर रखना, आप कहते हैं मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। तो
जो भी नई इजाद होती है उस नई इजाद के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मोबाइल फोन एक इनकलाबी किस्म की इजाद है और एक तरह का लैंडमार्क अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके जरिए अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इसने हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दिया है और हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बना दिया है। इसका सही इस्तेमाल जो है वो ये है कि इसके जरिए से कम्युनिकेशन की जाए। देखिए मेरी बेटी और बहन बाहर रहती हैं, मुल्क से बाहर, मैं एक जस्ट बटन दबाता हूं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। इससे ज्यादा और क्या जबरदस्त मजे की बात हो सकती है। और दूसरा, इससे नॉलेज और इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। ये दो इसके पर्पज हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने अपने बच्चों को इसके अलावा के जो पर्पज हैं उनके लिए मोबाइल की इजाजत दे दी है, और वो पर्पज है एंटरटेनमेंट, नंबर 1। और नंबर 2 ये है लेजर टाइम। तमाम बच्चे, उनका ये हक है कि उनके प्यारे यानी उनकी माँ बाप, उनके बड़े बहन भाई, उनके कजन्स और उनके दोस्त ये इकट्ठे हों और बैठें और लेजर टाइम गुजारें। ये वो वक्त है जिसमें उनके रिश्ते मजबूत होते हैं और उनके मिजाज की तरबियत होती है। खानदान का वैल्यू सिस्टम और रिश्तों का वैल्यू सिस्टम उनके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि माँ बाप को पेरेंटिंग के ना समझने की वजह से उनका ये ख्याल है कि अगर हम बच्चों को बहुत सारे पैसों से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, कीमती चीजें दे देंगे तो ये हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए हम सहूलत क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा करने में वालिदैन, बड़े बहन भाई, अजीजों कारब दोस्त बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम में ये आ जाएगा टुकड़ा, ये वाला, जिसको हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, वो इसको कहते हैं जिगर का टुकड़ा, कि ये हमारे लिए ना ये जिगर के टुकड़े की हैसियत इख्तियार कर गया। तो ये उसमें आ जाएगा। और अब जब ये आ जाएगा तो जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, अनफिल्टर्ड डाटा वहां आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बच्चों से मोबाइल को आप छुड़वा नहीं सकते, लेकिन बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल को डिसिप्लिन जरूर कर सकते हैं घर के अंदर एक टाइम टेबल डेवलप करके। उसमें सबसे अहम बात यह है कि जब वो टाइम टेबल हम बनाएं तो बड़े उस पर सबसे ज्यादा आप दुरुस्त आ रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं, हम मोबाइल का जिक्र, जब जैसे भी हम किसी एक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो हम तमाम अखलाकी बेकदरी जो है उसे एक ऐप से कर लेते हैं जी। सिर्फ टिकटॉक की वजह से जो है अखलाकी बेकदरी एक वजह बन रही है। लेकिन क्या हम सिर्फ मोबाइल के ऊपर ये सब कुछ डाल सकते हैं? अगर हम बात करें अखलाकी कदरों की गिरावट की वजह क्या है, वो क्यों गिर रही हैं, और दूसरी चीज़ों को क्या मोबाइल के ऊपर कुछ कदगने लगा देने से ये मसला हल हो जाएगा, कोई अल्टरनेट निकल आएगा? देखिए, जो मुआशरे की गिरती हुई अकदार है ना, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अकदार होती क्या है। अकदार को अंग्रेजी में वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यूज़ का मतलब यह है कि मुआशरे में लोगों की अक्सरियत के नज़दीक कौन सी चीज़ कीमती है। एक ज़माना था जब ये बहुत कीमती बात थी कि लोग ईमानदार हों, लोग सच्चे हों, लोग बाकिरदार हों। तो इसको हम कहते हैं कि ये मुआशरे की कदर है कि मुआशरे में ईमानदार होना बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब मुआशरे में ईमानदार होने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी तो कौन ऐसा शख्स है जो ईमानदार नहीं बनना चाहेगा? देखिए, वो वक्त जब वालिदैन घर के अंदर बैठकर किताबें पढ़ते थे और घर में बच्चों को भी अपने लेजर टाइम के अंदर किताबें पढ़नी पड़ती थी, अब वो वक्त मोबाइल ने कंज्यूम कर लिया है। जब आप एक किताब उठाते हैं, फर्ज करें आपने एक किताब उठाई, कोई नॉवेल उठाया, जन्नत की तलाश या राजा गिद्ध या उदास नस्लें, कोई आपने नॉवेल उठाया, आपको पता है कि उस नॉवेल के अंदर क्या इल्म मौजूद होगा। जो दीवाने गालिब आपने उठाया तो आपको पता है उसमें क्या होगा। लेकिन जब आप उस ऑल्टरनेट के तौर पर मोबाइल को उठाएंगे, आपको नहीं पता आगे से क्या आएगा। आगे से वायलेंस वाली कोई वीडियो आएगी, आगे से कोई यानी बदअखलाकी वाली कोई वीडियो आएगी, कोई और मिजाज को तबाह करने वाली वीडियो आएगी, या कोई अच्छी वीडियो आएगी, हमें कुछ नहीं पता। और ये अनकंट्रोल्ड है, अनफिल्टर्ड है, जैसे पहले भी मैंने आपसे ये अर्ज किया है। तो इसलिए अगर हम, वैसे तो मुआशरे की पूरी इक़दार का नीचे जाने में रोल मॉडलिंग का कसूर है, हमारे खानदान का निज़ाम तबाह होने का बड़ा कसूर है, और उसके तबाह होने की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि घर के तमाम अफराद को ये फिक्र पड़ गई है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बजाय हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर कैसे तवज्जो दें, जिसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जिसके नतीजे के अंदर फिर रिश्ते मुतासिर हुए हैं और रिश्तों पर तवज्जो कम हुई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत कसूर है, इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट एम जो है वो नंबर कमाना और 1200 में से 1175 नंबर लेना है।
तो किरदार की तश्कील तो एजुकेशन सिस्टम का पर्पस में से आता ही नहीं है, ज़िमनी तौर पर पर्पस आता है। डॉक्टर साहब, अब एजुकेशन से बात कर रहे हैं, अखलाकी तरबियत की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं तालीमी इदारों और ख़ास तौर पर अगर वालिदैन की बात करें तो वालिदैन को भी बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए क्या क्या करना चाहिए और कितनी इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों की? देखिए, वालिदैन और तालीमी इदारे, इनका जो ग्रेटर गोल है ना, वो रीडिफाइन करने की जरूरत है। ये एक ग्रेटर गोल बन गया है वालिदैन का तरबियत के नाम पर और इदारों का भी तालीम और तरबियत के नाम पर। इसके नतीजे में आप एक डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक इंजीनियर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक लॉयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर क्या वो डॉक्टर दर्द दिल वाला होगा? क्या वो इंजीनियर जो है उसके अंदर किसी और के बारे में एम्पैथी होगी? क्या वो लॉयर जो है वो एथिकल होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने उनको जो स्किल सिखाई है वो अपने हुनर को इस्तेमाल करके पैसा कमाने की स्किल को सिखा रहे हैं। लेकिन तालीम का और पेरेंटिंग का जो ग्रेटर गोल है वो ये है कि बच्चे के अंदर किरदार की तश्कील हो, नंबर 2 उसके अंदर एक तख्लीकी जौहर है उसकी जो है वो एक तरवीज हो, और उसके अंदर एतमाद और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ये 3 सी से हैं, याद रखने के लिए बहुत आसान है, तीनों सी से शुरू होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जब ये 3 हुनर पैदा हो जाते हैं, और इसके लिए एक पूरे तालीमी निज़ाम के पैराडाइम को चेंज करने की जरूरत है। इसके जरिए इसमें आप सिर्फ वो नंबरों वाली दौड़ में लगने की बजाय इस तरह के घर के अंदर माहौल की जरूरत है, इस तरह के घर की एक्टिविटीज की जरूरत है, इस तरह की रोल मॉडलिंग की जरूरत है, और इदारों के अंदर कैरिकुलम के अंदर उस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड और कम्युनिटी ओरिएंटेड कैरिकुलम को बनाने की जरूरत है। ये जो भी सिंगल नेशनल कैरिकुलम बना है, इसके अंदर इसकी कुछ ना कुछ झलक नजर आती है, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक पहला अच्छा बारिश का कतरा है। अगर हम इसके साथ पैरेलल टीचर्स की प्रॉपर तरबियत करें, टीचर्स को भी इसी विजन के अंदर लेके आए, क्योंकि कैरिकुलम तो हमने बना दिया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के टीचर, हमारे जो वालिदैन हैं, उनको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि इसका विजन क्या है। तो उन सब की पैरेलल हम ट्रेनिंग करें, तो मुझे उम्मीद है कि ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि जब हम अपने बच्चों को सिर्फ रोजगार के लिए तैयार करने के हुनर को ही तालीम और तरबियत कहेंगे, तो वही मसाइल पैदा होंगे जो माशरे में आजकल पैदा हुए हैं। डॉक्टर बहुत जबरदस्त ऑपरेशन करेगा, लेकिन दर्द दिल नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर है, तरबियत पर जो है हमारा बिल्कुल भी जोर नहीं है। और एक कमरे में हम मौजूद होते हैं, लेकिन हम सब जो हैं कुछ और ही कमरे होते हैं जिनमें गुफ्तगू वो कर रहे होते हैं। कुछ कहीं आपस में जो है ना हमारा सिर्फ इतना होता है एक दूसरे से कि यार एक बंदा उठ के जा रहा होगा तो उसको इधर ही देखते कि यार वो चीज़ पकड़ा देना। हमारा आपस में ताल्लुक सिर्फ इतना रह गया। खैर, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है और एडवांसमेंट है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो हमारे ऊपर है कि हम कैसा करते हैं। बिल्कुल, हमने जैसे तुमने बात की, अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिस अगर हर कोई अपने घर में नोट करे तो ये होता है कि एक कमरे में बैठे 5-6 लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपने अपने फ़ोन पे लगा है, कोई किसी आपस में कोई इस तरह से डिस्कशन, कोई हेल्दी डिस्कशन किसी की भी नहीं हो रही है। बाकी पैसे कमाने वाली बात हो रही थी, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हलाल तरीके से कमाया जाए, अच्छे तरीके से कमाया जाए, फिर मीन से कमाया जाए, और फिर आपकी तरबियत के मामलात हैं जो पहले तो पेरेंट्स ने करनी है, फिर आप जिन तालीमी इदारों में जाते हैं वहाँ पर भी होनी है, और आपके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है कि जब आप अक्ल और शऊर रखते हैं। हम क्योंकि कुछ बात कर रहे हैं इस हवाले से कि नौजवानों के अंदर ये लगन होनी भी चाहिए कि उन्होंने मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो पाकिस्तान में हमने देखा है हाल ही में 2 स्टार्टअप्स ने $58 मिलियन की सरमायाकारी हासिल की है, जिससे अब नौजवानों में ये तहरीक पैदा हो रही है कि वो भी नित नए आइडियाज़ लेकर आएँ, उनकी तरफ आएँ, और स्टार्टअप से ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि मईशत को जो फ़ायदा हो रहा होगा। और उसके बाद देखें, एक बंदे ने कारोबार शुरू किया, उससे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, और लोगों को नौकरी मिलेगी, और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। दुनिया के अगर हम देखें, ज़्यादातर तरक्याती ममालिक में ज़्यादातर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार होते हैं, और 80% से ज़ायद लोग उन्हीं छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार से मुंसलिक होते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में अगर स्टार्टअप के लिए अगर बेहतरीन हम देखें मौक़े और मुश्किलात को हल करने के लिए मुस्बत माहौल पैदा करना इस टाइम
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। अब नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं इसका मईशत पर इसके क्या असरात होंगे। जब भी 1 करोड़ नौकरियों की बात होती है ना, तो तब जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी बात की थी कि ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, ये हम लोगों को क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करनी है और अब कितना नौजवानों का रुझान है इस तरफ कि वो कोई कारोबार करें, इस तरफ आएँ, ये हमने जानना है। और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, शुआ खालिद, उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शुआ, ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अब बच्चे आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, हम स्टार्टअप्स को देख रहे हैं, उधर सरमायाकारी भी हो रही है, ये बात कितनी खुश आइंद है और आप क्या देख रही हैं कि इसमें चैलेंजेस अभी क्या हैं नौजवानों के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बहुत खुशाइन बात है और इसी तरह से मतलब ये 2 स्टार्टअप्स तो अभी स्पॉटलाइट में हैं, लेकिन इस तरह पाकिस्तान में बेशुमार स्टार्टअप्स हैं जिनको गवर्नमेंट की सपोर्ट और मतलब वेंचर फंडिंग जो है वो उसके मौके उनकी ज़रूरत है। सो जो हम कर सकते हैं इस वक्त वो हम यही कर सकते हैं कि नौजवानों को इनकरेज किया जाए कि वो सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन और उस तरफ जो है वो हमने एक सेट पाथ बनाया हुआ है कि बस एक कॉलेज से निकलना है और यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन हम उनको ये तरबियत नहीं देते कि भाई आप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं, आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। सो ये स्टार्टअप जो है वो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस खोलना उसको उसके तरीके जो है वो आसान बनाए और जो आपकी टैक्सेशन वगैरह है उसको उसके जो है वो इम्प्रूव किया जाए। अच्छा शुआ, अगर एक आम स्टूडेंट है, उसने उसको स्टूडेंट लाइफ उसकी ख़त्म हो रही है, उसने अब सोच रहा है आगे का फ्यूचर सोच रहा है कि उसको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना, वो उसको भी नहीं मिल रही और वो कह रहे हैं, वो सोच रहा है कि इतने स्टार्टअप मतलब अब कल्चर इतना ज़्यादा परवान चढ़ रहा है और वो इतने लोग जो है इसमें आ रहे हैं, तो वो आम जो एक स्टूडेंट है वो कैसे इस चीज़ में आ सकता है, आप ज़रा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। सो पहला रोल जो है वो यही है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनको एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो ऑप्शन प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप शुरू से बच्चे को एक रास्ता दिखाएं कि ये भी एक ऑप्शन है कि आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो है वो हमने एज एटम कैप ने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है उम्मीद शहर के नाम से। अच्छा। और उसमें जो है वो हम ये कर रहे हैं कि हम नौजवानों को हम इंटेक करेंगे उनकी और उनको फिर ग्रूम किया जाएगा, उनको जो मुल्क ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि इंटरनेशनली भी जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके साथ कनेक्ट कराया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी और इस तरह से वो अपना कारोबार खुद शुरू कर सकेंगे। तो ये हमने एक इनिशिएटिव इसी वजह से लिया क्योंकि हमें लगता था कि स्किल्स डेवलपमेंट जो है उसकी बहुत कमी है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, हम सिर्फ किताबी बातों पे रह जाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में भी सिखाया जाता है उसका बहुत कम जो है वो रियल ज़िंदगी से कोई प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ होता है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कुछ लोग जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़ॉन की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों या दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हों, ये जो आप तालीमी इदारों की बात कर रही हैं वो भी जिक्र करते हैं और अक्सर मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि वो तालीमी इदारों के हवाले से करते हैं, आप 4-4 साल डिग्री करते रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चों को शायद डिस्करेज किया जा रहा होता है कि उधर ना जाओ, स्किल सीखो, 3 महीने में स्किल सीख जाओगे और आप लोग कामयाब हो जाओगे। ये तरीकाकार आपको लगता है कि दुरुस्त है, इस तरीके से बच्चों को अपनी तरफ कायल करना चाहिए? इसके वैसे ये बात दुरुस्त है ना, ऐसे ही कायल किया जा रहा है बच्चों को? कायल तो किया जा रहा है, लेकिन उसमें यह है कि देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। ठीक है, जो आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो 4 साल जो है वो काफ़ी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हमें जो है वो मैसेज भी करते हैं, हमें इनबॉक्स भी करते हैं कि ठीक है ये आपने जो शुरू किया है स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत आपने अच्छा किया है क्योंकि मतलब अपनी वो कहानी बताते हैं कि मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी जाना या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी जाना 4 साल। सो अभी जो है ना एम्प्लॉयर्स का भी थोड़ा सा रुझान इस तरफ हो रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर एक बच्चे के पास वो स्किल है काम करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो 4 साल यूनिवर्सिटी में लगा के आए और उसको डिग्री का स्टैंप लगा हुआ तो तभी वो कामयाब हो सकता है जॉब के ऊपर। सो एक मतलब जॉब के अलावा जो है वो वही मैंने कहा था कि एक रास्ता दिखाने की बात है, नौजवानों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी भी अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ। मैं
सो हमारे पास इतनी ज़्यादा मिसालें हैं। अभी इम्पैक्ट नेटवर्क जो है उन्होंने एक डायरेक्टरी लॉन्च की है जिसमें बेशुमार स्टार्टअप्स है पाकिस्तान के, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, वाटर में, मतलब हर फील्ड में आप जिसका सोच सकते हैं ना कि जिसमें प्रॉब्लम्स हैं वो नौजवान मिलके उसको सॉल्व करें। तो बहुत इनोवेटिव हमारे नौजवान हैं, इनको बस अपॉर्चुनिटी देने की बात है। तो वही बात है कि मतलब ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक वो रास्ता है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी हमें दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा शुआ, गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को ऐसे कैसे इकदाम करने चाहिए कि हम इस चीज़ को जो है वो आगे लेके चलें, और बहुत ज़्यादा इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है क्योंकि ये तो भी नया कल्चर है ना, इतना ट्रेंड नहीं है लोगों में, तो इसको आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए? जैसे कि आपने पहले कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। ना तो गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी होती है और ना इतने रिसोर्सेज होते हैं। जो गवर्नमेंट कर सकती है इस वक्त वो यही कर सकती है कि जैसे नया बिज़नेस जो शुरू करना है उसको उसके तरीक़ेकार आसान बनाए। तो जैसे हमने शुरू में एटम कैंप खोला था, तो हमें पता है कि हम कितने लंबे प्रोसेस से गुजरे हैं और किस किस तरह के जो है वो हर्डल्स आते हैं बीच में। और उसके बाद जब आप एक दफ़ा कारोबार शुरू कर दो तो फिर आपको टैक्सेशन के जो है वो बहुत मसले होते हैं। सो आपकी जो, जैसे आपने कहा था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं पाकिस्तान की, वो बिग एंटरप्राइजेज़ जो हैं, लार्ज एंटरप्राइजेज़ बनने में ना उन्हें बहुत टाइम लग जाता है सिर्फ इन्हीं रेगुलेशंस वगैरह की तरफ से। सो गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक कर सकती है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा रोल जो है वो हमारा जो है वो तालीमी इदारों का है, हमारी अपनी सोसाइटी का है कि हम स्टेबल जॉब को, मतलब वो इस तरह से हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसको हमने बहुत ज़्यादा एक रिस्की वो हमने उसको सोचा हुआ है, लेकिन वो इतना रिस्की उस तरह से नहीं है। अगर आप ठीक से चीज़ें करो और अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो वो जो है वो आपके लिए उसका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुआ, आप सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि बच्चों के पास तालीम के साथ साथ कोई स्किल होनी चाहिए ताकि उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए रोज़गार कमा सकें और रोज़गार के मौके दूसरों के लिए भी पैदा कर सकें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान की कि कराची के लोगों के लिए इख्तियारात की मुंतकिली अवलीन तरजीह नहीं है, और भी बहुत से मसाइल हैं, और कराची के शहरियों के लिए इंतहाई हैरत का बायस है। दर हकीकत इस शहर के किसी भी बाशिंदे से पूछें, वो आपको बताएगा कि अमन व अमान के साथ साथ इस शहर के लिए काबिल अमल मकामी हुकूमत का निज़ाम, सफाई, पानी, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज के मसाइल वगैरह को हल करना उनके लिए सबसे अहम है। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि एक पार्टी जो 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की चैम्पियन बनती है, वो आज क्यों बल्दियाती इदारों तक इख्तियारात की मुंतकली के लिए कायल नहीं हो रही, और ख़ास तौर पर वो शहर जिसका शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है। वहाँ का जो मेयर है उसकी अदम मौजूदगी में गुड गवर्नेंस कैसे मुमकिन है, ये सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो सारे मामला देख रहे हैं। फिर कई क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। वो ये क्वेश्चंस हैं कि सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए वहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब को उतारा गया है कि कुछ तैयारी कर ली जाए, लेकिन उनको कराची से खुसूसी तौर पर कुछ मिलने नहीं वाला है। ये सारी एक सिचुएशन है इकरा। और दूसरा मामला ये भी है इसके साथ साथ कि आप देखें कराची की सूरत हाल को, तो उनके मसाइल को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सूबाई हुकूमत उन मसाइल को ही समझ नहीं पा रही है तो उनका हल कैसे हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अवाम जो है, अवाम का जो मेन मसला है वो उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वही अगर हल नहीं होंगे तो वो उनको तो और किसी चीज़ से कंसर्न है ही नहीं ना। अवाम का कंसर्न उनके मसाइल से है कि उनके मसाइल हल हों, और वो मसाइल हल तभी होंगे जब उनकी पहुँच होगी उन अपने नुमाइंदों तक जो कि उन्होंने वो मतलब उनको जो आगे आएंगे, जो उनको वो सिलेक्ट करेंगे उन्हीं तक। और जब तक वो जो आप कह लें कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें जो हैं वो मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है इकरा। और साथ मामला ये भी है, अब MQM पाकिस्तान भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू कर रही है। हमने कल भी उस बात का जिक्र किया था, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं, ये कराची के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए अब किस चीज़ की ज़रूरत है, बल्दियाती इदारे कितने अहम होंगे इसके लिए, और पीपल्स पार्टी क्या वाकई नहीं चाहती है कि बल्दियाती इदारों को फ़ाल किए जाएँ। इसी
पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक सत्तार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फ़ारूक भाई, मामला ये है कि कराची वालों के असल मसाइल क्या हैं? कल की जो गुफ्तगू है उससे तो ये लग रहा है कि शायद सूबाई हुकूमत अभी तक समझ ही नहीं पा रही है कि कराची के हकीकी मसाइल हैं क्या। मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी आज तक जो है वो कराची के मसाइल को समझने और हल करने में उसकी कोई तवज्जो रही नहीं। सौतेली माँ से बदतर सलूक रहा है। पता नहीं किस बात का बदला लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वडेरों ने कराची के साथ, कि अगर कराची वालों ने गुज़िश्ता 30-35 सालों से उन्हें वोट नहीं दिया, पहले एमक्यूएम को वोट दिया और अब शायद एमक्यूएम के साथ साथ वो पीटीआई को अगर वोट दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई शहर और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या वोटर्स आपको वोट ना दें तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे बदला लें। तो मेरे ख्याल, और इससे पहले भी जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है बहुत मुश्किल हुआ है। अगर कभी कोई इत्तफाकन वहाँ मेयर मौजूद भी है और वो एमक्यूएम का मेयर है या कराची का मेयर है, तो उसके साथ पीपल्स पार्टी का ताउन नहीं रहा। तो अब ये बहस और ये झगड़ा नहीं है कि वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं या वो ब्यूरोक्रेट या कोई अफसर लगाएं। असल मसला है कि दो चीज़ें हैं कि इंतखाबात कब होंगे और शहर के असल नुमाइंदों को इख्तियार और वसाइल मुंतकिल कब होंगे। और उसके लिए जो 2013 का कानून है, जो आर्टिकल 140A की नफ़ी है, पाकिस्तान के आइन की नफ़ी है, उसको सुप्रीम कोर्ट कब इंटरप्रेट करेगी, मेरी वहाँ पर पिटीशन है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर, उन्होंने भी एक पिटीशन डाली हुई है। इस पिटीशन पर जब फैसला होगा या पीपल्स पार्टी अपने कानून को तब्दील करके, बाकी सूबों में भी इसी तरह का कानून है, अगर बेहतर कानून कहीं पर थोड़ा सा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में जो कवानीन है बल्दियाती, उसमें इख्तियारात और वसाइल और जो है वो इख्तियार वो सल्ब किया गया। आर्टिकल 140A की नफ़ी है। अब देखें, 13 सालों से जब एमक्यूएम का मेयर नहीं था, इलेक्शन नहीं कराए थे पीपल्स पार्टी ने, 2008 से इलेक्शन नहीं कराए थे, और जब इलेक्शन नहीं कराए तो वाटर बोर्ड उनके पास था, अब भी वाटर बोर्ड उनके पास है। जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे एमक्यूएम के, तब भी वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास था, सूबाई हुकूमत। सबसे बड़ा मसला पानी का इस वक्त है, और पानी के फसादात ये समझ लीजिए कि सर पर हैं। अगर पानी के मसले पर लोगों को कोई उम्मीद ना दी गई तो आप ये समझ लीजिए कि कराची में अगर अब फसादात हुए पानी के, तो वो लसानी फसादात में तब्दील हो जाएंगे। और लसानी फसादात को फिर रोकना या बदअमनी को रोकना मेरे ख्याल में किसी रियासती इदारे या कानून नाफिज करने वाले के बस की बात नहीं होगी। ये मसला है कराची। बिल्कुल फ़ारूक सत्तार साहब, अगर बात करें पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम का और सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत बात करती है ना, लेकिन अगर हम बात देखें, जब बात आती है बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की मुंतकली की, तो उस पर वो लोग कायल नहीं होते, राज़ी नहीं होते। इसकी आप क्या बड़ी वजह समझते हैं? देखिए, यहाँ नाम तो जमहूरियत का लिया जाता है, यहाँ नाम शराकतदारी का लिया जाता है, बात सियासत की होती है, लेकिन एक है उसमें कोई भी बड़ी जमात पाकिस्तान की बदकिस्मती से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जो मुख्तलिफ उनके सूबों के इलाके हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्ते हैं जहाँ ये इशू रहा, जैसे सराइकी इलाका पंजाब का है, इसी तरह हज़ारा बेल्ट अगर आप ले लें वो खैबर पख्तूनख्वा का है, और फिर ये जो सिंध के शहरी इलाके हैं, दही और शहरी की तफरीक सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। और एक कोटा सिस्टम जो 1972-73 में आया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में, उसमें लोगों को रोज़गार वैसे ही कराची या सिंध के शहरों के जो कोटा है वो भी उनको नहीं मिलता, और वहाँ भी डोमिसाइल का निज़ाम इतना आसान है कि पूरे मुल्क से आने वाला, अंदरून सिंध से आने वाला उनके डोमिसाइल बन जाते हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, उन्हें तालीम नहीं मिलती। यहाँ बेरोज़गारी की शरह पूरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर, जहाँ पर मईशत और रोज़गार के लिए लोग पूरे मुल्क से आ रहे हो, हिजरत कर रहे हों, जो एक बैनुल-अक़वामी शहर हो, जहाँ वियतनामी हो, बर्मी हो, बंगाली हो, अफ़गानी हो, यानी ये शहर जो सबको पाल रहा है 3-3.5 करोड़, फिर 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को चला रहा है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान की तरक्की का मरकज़ है, मईशत का इंजन है, और उसके बाद मरकज़ को 60-70% और सूबे को 90% रेवेन्यू दे रहा हो,
खुद उसको अगर उसके मुताबिक फंड ना मिले, 65 अरब का बजट है यहाँ के मकामी इदारों का, KMC, DMC, KDA, LDA, MDA। मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट 650 अरब का है, यानी आबादी में कराची से छोटा शहर है मुंबई, इंडिया का शहर, और उसके इख्तियारात और वसाइल इस कदर हैं, तो फिर आप जब 10 गुना ज्यादा वहाँ के इख्तियारात और वसाइल हैं, और वाटर बोर्ड सूबे के पास है, यानी पानी और निकासी, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के इख्तियार 70% सूबे के पास है। अच्छा ठीक है फारूक भाई, ये भी बता दीजिएगा, आप जाती तौर पर ये समझते हैं कि जो ऑपोजिशन है उसने कोई बेहतर किरदार अदा किया है कराची के मसाइल को उठाने में? अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं, शहरी सिंध की खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन के किरदार से आप मुतमईन? देखिए, ऑपोजिशन में PTI है और MQM पाकिस्तान, जिससे इस वक्त मैं अलग हूँ। अच्छा, अब अगर ये दोनों पार्टियां चाहती, वफाक में भी दोनों साथ हैं, ये 18वीं तरमीम का बहाना ना बनाती और ये ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया 18वीं तरमीम। देखिए, 18वीं तरमीम मसला मरकज और सूबे का है, सूबे और बल्दियात का, शहरों का या जो शहरी हुकूमतें उनका नहीं है। वो बहुत आसान था अगर इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत, उसमें MQM हलीफ है, ये दोनों मिलके फिर वफाकी वजीर फरूक नसीम साहब जो वजीर कानून रहे एक अरसे तक, और इसी तरह अटॉर्नी जनरल जो PTI का है, अगर ये मिलके वहाँ मेरी पिटीशन को चला देते, 2016 से है, आज 5-6 साल हो गए वो पिटीशन नहीं चली, और आर्टिकल 140A की तशरीह और इंटरप्रिटेशन हो जाती, आप यकीन माने पूरे मुल्क के शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को फ़ायदा पहुँचता और उन्हें इख्तियारात और वसाइल मिल जाते। 4 साल तक हमारे मेयर कराची के MQM के ये रोना रोते इख्तियार नहीं, और 4 साल तक वो इख्तियार में रहे, MQM इख्तियार में रही। ऐसे इख्तियार का फ़ायदा कि मुंह पे मारते, एजिटेशन करते, पॉलिटिकल मूवमेंट बनाते, अवाम को मोबिलाइज करते, धरना देते, वजीर आला हाउस जाकर बैठते और 10 दिन बैठकर कहते कि अगर आप समझते हैं कि जो हुकूमत है इस टाइम सिंध हुकूमत और जो ऑपोजिशन है वो कराची के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने में नाकाम हो चुकी है, अवाम के जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि हम लोग किस तरह से अवाम के जो मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद एक भिजवाऊंगा 4 नुकाती, एक तजवीज़ है जो मैंने इस्लामाबाद भी भेजी और पिंडी भी भेजी। मुझे पिंडी से रिस्पांस आया, इस्लामाबाद से नहीं आया, और उसमें मैंने कहा कि एक तो सारी सियासी जमातें 65% अपने नौजवानों को आगे लाए, एक यंग 40-35 साल से कम उम्र का मेयर, एक डेप्यूटी मेयर हमारी बेटी होनी चाहिए कराची की, इनको हमें बच्चों को और नौजवानों को हमें आगे ला के उनके पास आइडियाज़ है, इनोवेशन, विजन हमारे पास है, इनोवेशन हमारे पास, बसीरत है, जिद्दत उनके पास है, तजुर्बा हमारे पास है, ख्यालात उनके पास है। मेरे ख्याल में इसका कॉम्बिनेशन बनना। दूसरा मैंने कहा कि आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट से करवाएं। तीसरा मैंने कहा आर्टिकल 160 के तहत फंडिंग सूबों के अलावा मरकज से, यानी कौमी मालियाती कमीशन बने 8वां, और डायरेक्ट फंडिंग शहरों को, जिलों को और बल्दियाती इदारों को होनी चाहिए। ये आसान रास्ता है। 18वीं तरमीम इसमें कहीं रुकावट नहीं बनती। आर्टिकल 160 और आर्टिकल 149 क्लॉज 4 उसके तहत कराची को वफाकी टेरिटरी बनाने, और ये सूबे के मुतालबे के पीछे भी बड़ा झगड़ा है। उर्दू बोलने वाले जो जिन्हें महाजरी आप नए सिंधी कहें, या जो हमारे दही सिंध के जो हमारे सिंधी भाई हैं, तो मेरे ख्याल में इस पोलराइजेशन की इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फसादात होंगे सूबे पर या पानी की कमी पर, कराची और सिंध अफोर्ड नहीं कर। तो मेरे ख्याल में 149(4) में एक कुल जमाती, कुल शोबा जाती कमीशन बनाया जाए, उसमें 14 से 16 5 बड़ी जमातों के ऐसे सियासी लोग, अकाबरीन, कराची के बेटे लिए जाएं जो कि काबिल एतबार हों, मोतबर हों और काबिल कबूल, क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल हों। उन्हें ले लें। 5 सनतकार, ताजिर और अच्छी शोहरत वाले बिल्डर, 1 अर्बन प्लानर ले लें, 2 जुडिशरी के लोग ले लें, और आर्टिकल 149(4) में लेजिस्लेशन, कानून साजी करें। इससे कि कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन यही लाहौर अर्बन, पिशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, ये तमाम शहरों के लिए कमीशन बन सकता है। वहीं के बेटों पर मुश्तमिल हो, वहीं के शहरियों पर मुश्तमिल, ताकि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, कराची अपना है, पाकिस्तान अपना है, कराची बचाएं और बनाएं, पाकिस्तान बचाए और बनाएं। ये फार्मूला। इसके अलावा आप 10 साल बाद मुझे याद करेंगे कि डॉक्टर फारूक सत्तार का दिया हुआ फार्मूला इस वक्त भी आउट है। इस पोलराइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते कि कराची अब MQM के बाद किसका शहर है। अगर MQM नहीं है, उस मुनकसिम हो गई, तकसीम हो गई, मुंतशिर हो गई, तो अब PTI ने क्या पूरी
तरह इसको जो है वो ग्रास रूट पे नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन बना के कराची को सियासी नुमाइंदगी दी नहीं दी है। पीटीआई भी कामयाब, इस वक्त वैक्यूम है, ये वैक्यूम खतरनाक होगा। इससे सारी जमातों को कम से कम अगर 400 अरब सालाना कराची को मिले 60 अरब की बजाय वफाक और सूबा मिलकर दें। आप यकीन माने 4 मंसूबे 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी, कचरा उठाने का निज़ाम और गटर की जो लाइन है उनको सही करना और सर्कुलर ट्रेन, ये 4 मंसूबे थे। 4 साल बाद खुदा की कसम कोई नहीं पूछेगा कि कौन पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन, एमके, ये है। लोग अपने काम में लग जाएंगे, इतना रोजगार होगा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है फारूक भाई। ये प्लान तो आप इस्लामाबाद भी भेज चुके हैं, पिंडी भी भेज चुके हैं। आप थोड़ी सी आपकी भी बात कर लेते हैं। आपने एक शेर पढ़ा था एक प्रोग्राम के दौरान, बड़ा वायरल हो गया, वो फेसबुक पे हो, टिकटॉक पे हो, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर, कि तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो अब आपके जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो उस दौर का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ उनको भी बात बताएं कब तक ही हमारा दौर आएगा। देखिए, मैं तो उस दौर को लाने के लिए जब से ही मुझे एमक्यूएम से मेरा ये मेरे साथ जो सुलूक हुआ, सौतेली माँ का कह लें, सौतेले भाई का कह लें, लेकिन बहरहाल मेरे साथ भी इसी के साथ, तो मैंने एक आज़म किया कि देखें मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, सेक्युलर नौजवानों पर मुश्तमिल एक सियासी अमल की सोच, जैसे हम 84 में बने थे, तो मैंने कहा एक तंजीम बहाली कमेटी बना के नज़रियाती साथियों को लेकर मैं निकल गया, नौजवानों में, तालीमी इदारों में, दरसगाहों में, बरादरियों में गया। अल्लाह के फजलो करम से मैंने हज़ारों नए बच्चों को आमादा किया कि वो सियासत की बागडोर संभाले, कराची की बागडोर संभाले, पाकिस्तान की। अब मैं समझता हूँ कि उन्हें मैं रास्ता देना चाहिए। अगर मैं एमक्यूएम मुझे वापस नहीं मिलती और खालिद मकबूल और मैं साथ नहीं चलते, अल्लाह ना करे, जो कि मैं चाहता हूँ साथ चले, इसी एमक्यूएम का कबिला दुरुस्त करें, 84 की बनाए और नौजवानों को आगे लाए। अगर नहीं होता तो फिर मुझे नई एक गैर जानिबदार और आज़ाद एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, सिंध शहरी यकजहती फोरम या सिंध शहरी मुत्तहदा यकजहती काउंसिल, कुछ बना के बल्दियाती इलेक्शन में आना होगा। अच्छा, नौजवान कहते हैं कि, तो मैंने कहा देखे, मैंने तो काम शुरू किया कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, बाकी सबका वक्त आया है, नौजवानों का दौर आएगा। तो नौजवान पूछते कैसे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पांचे चढ़ाएं, आस्तीनें चढ़ाएं, मैदान में आए। एक शेर मैंने उन्हें और कहा है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो जमीन पे बैठ के तो आसमान नहीं देख सकते, परों को खोलना होगा, परों को खोल। ठीक है फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आपके चाहने वाले उस दौर का इंतजार कर रहे हैं जिसका आप फिक्र कर रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नौजवानों का दौर आएगा। चलें जी, ये भी देखते हैं। और जो कराची के मसाइल हैं उस हवाले से जो प्लान उन्होंने दिया है, वो कहते हैं कि वो अगर उसी पे अमल कर लें सारे मिलके तो शायद हल निकल आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि किसी के भी प्लान के तहत बेहतर हल ही निकले कराची के लोगों के लिए। अभी एक और अहम मामला है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, बिजली सारिफीन के लिए टैक्स कार्ड जारी कर दिया गया। ये रेट घरेलू और कमर्शियल सारिफीन दोनों के लिए होगा। अच्छा, नए रेट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 500 रुपए से कम बिल पर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि माहाना 500 तब 20,000 रुपए पर 10% जो है वो टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आपका 20,000 बिल आया है तो उस पर जो टैक्स 10% लगेगा वो 2,000 आपका टैक्स होगा। 20,000 रुपए से बढ़ने वाले बिल पर 12% के अलावा 1950 रुपए इजाफी टैक्स भी होगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है नॉन फाइलर्स के लिए है कि शायद उनको अदा करना होगा, और कमर्शियल और सनती इदारों से बिजली बनाने और कुल बिल की रकम पर जो है टैक्स लगेगा। और घरेलू सारिफीन के माहाना 25,000 रुपए से ज़्यादा की बिल की रकम पर 7.5% इजाफी टैक्स होगा। बिल्कुल। इसके साथ अगर हम बात करें नॉन कंपनी सारिफीन का, उन्होंने कहा है कि सालाना बिल 3,60,000 से बढ़ने पर कम से कम टैक्स जो है वो लागू होगा। ये सारी सूरत हाल है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान साहब, माहिर टैक्स उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़िशान मर्चेंट साहब। 25,000 से ज़ायद के माहाना बिल पर इजाफी 7.5% नॉन टैक्स फाइलर टैक्स जो है लगाना, क्या दुरुस्त फैसला? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि आम जो शख्स है उसको नहीं पता कि इजाफी टैक्स जो है इसमें कौन कौन से, इसकी मद में कौन कौन से जो टैक्स हैं उनको देना पड़ रहे हैं। तो एक ये इजाफी टैक्स का बता दीजिएगा, और टैक्स तो ऑलरेडी 10% जो है वो लग रहा है 20,000 तक बिल पर। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो 25,000 रुपए से या इससे ज़्यादा जो बिल है, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी जो घरों पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं उस पे अगर 25,000 या इससे ज़्यादा जो है बिल आता है तो उस पे उन लोगों को टैक्स लगेगा कि जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स नहीं है। यानी कि अगर आप जो है सिस्टम में FBR के मौजूद नहीं हैं
तो आपको जो है ये टैक्स लगेगा और वो 7.5% के हिसाब से लगेगा। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 25,000 रुपये में माहाना जो है वो 1875 रुपये लगता है, और अगर इसको आप 12 से ज़र्ब दे दें तो ये साल का 22,500 रुपये टैक्स लगेगा। ये टैक्स उन लोगों पे लगेगा जो सिस्टम में नहीं है। अब अगर आप इसको समझें कि ये टैक्स क्यों लगेगा, तो इसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि इनकम टैक्स की कानून के हिसाब से जिसकी भी सालाना जो है वो 4 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है जी, अगर वो बिजनेस करता है या 6 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी है, तो उसे जो है टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता, तो अगर आप इस 25,000 रुपए को 12 से ज़रब दें, तो इसका मतलब ये कि साल का 3 लाख रुपए तो वो अपने बिजली के बिल को भर रहा है। तो इसका मकसद है कि उसकी आमदनी जो है वो उससे ज्यादा है, तो उसूलन उसको जो है टैक्स सिस्टम में होना चाहिए, और अगर वो टैक्स सिस्टम में नहीं है तो ये जो है 22,500 का जो है मिनिमम टैक्स इस पे लग जाएगा। अब जहां तक आपने बात की थी कि 500 रुपए से 20,000 रुपए और 20,000 रुपए से ज्यादा पे बिल पे, तो ये कमर्शियल कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे लगेंगे। कमर्शियल कंज्यूमर जो दुकानें हैं उन पे लगेगा, और इंडस्ट्री उस पे जो है रेट आपने जैसे बताया 12% है 20,000 से ज्यादा, तो वो कमर्शियल कंज्यूमर पे जो है 12% लगेगा अगर उसका बिल 20,000 से ज्यादा है, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर अगर वो है तो वो 5% टैक्स है। चूंकि इंडस्ट्री को जो है वो कम से कम टैक्स सिस्टम में यानी उनको मरा देनी ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो इसलिए उनका रेट 5% किया गया है, और ये रेट जो है 12% जो है वो कमर्शियल कंज्यूमर्स पे किया है। तो ये बेसिक इसके कदोकाल है। ठीक है ज़िशान मर्चेंट साहब, यानी कि बेसिक अगर हम देखें तो ये भी इसके अंदर एक जुज़ मौजूद है, ये पाया जाता है कि लोगों को ये कहा जाएगा कि आप लोग टैक्स फाइलर बनेंगे तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा, लोग मोटिवेट होंगे उस तरफ, दुरुस्त हो गया। दूसरी तरफ जो हम रिहायशी जो टैक्स हैं उसकी बात कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो किराए के घरों में रहते हैं ज़िशान मर्चेंट साहब, और अगर उनका बिल ज़्यादा आ रहा है और उनका मालिक मकान फाइलर नहीं है और कुछ ऐसे मसाइल आ रहे होंगे, तो इसका अंदाजा FBR कैसे लगा रहा होगा? देखिए, इसके लिए जो है FBR ने एक बड़ी सिंपल सी जो है एक्सरसाइज की है, जो कि अगर आप के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाएं तो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उस पे एक पेज खुल जाएगा जहां पे आप अगर रेंट के घर पे रह रहे हैं तो और उसके बाद आप फाइलर भी हैं, तो आप अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, वो जो बिजली का मीटर नंबर है उसको दर्ज करके लास्ट जो बिल है वो अटैच कर दें, और अपना फाइलर का जो है NTN नंबर या फॉर दैट मैटर CNIC ATL का स्टेटस साथ में लगा दें, तो वो उन बिलों पे फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल पे जो घरेलू बिलों पे जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है, ये सिर्फ उन लोगों पे की जा रही है कि जो इस सिस्टम से में मौजूद नहीं है या वो टैक्स देना नहीं चाहते, तो उनके ऊपर जो है ये टैक्स लगाने की तजवीज दी गई थी बजट में, और अब इसको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी सिस्टम में है और वो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे जाकर इस पे अपना पर्टिकुलर्स को अपडेट कर दें, चाहे वो ओनरशिप कोड के घर की या वो किराए के घर में रहते हो। तो ये जैसे ही वो अपडेट कर देंगे तो उनके बिलों पे जो है ये टैक्स लगना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ज़िशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे नाज़रीन आज अच्छी नींद की, जो सबका मसला है। मुझे तो लगता है शायद 90% से ज़्यादा लोगों का मसला जो है ना अच्छी वो नींद का ही। हाँ, क्योंकि नींद वैसे दिन में तो कोई मेरा ख्याल है अब तो बहुत कम लोग होंगे जो दिन में सोते होंगे, लेकिन अच्छी नींद का हुसूल जो है एक मुश्किल एक अमल बन गया, एक मरहला आप कह लें कि मुश्किल बन गया। लेकिन हम अगर बात करें, अगर हम दिन की अपनी रूटीन की बात करें तो ज़्यादातर जो हमारा वक्त है वो स्क्रीन्स पर गुजरता है और हमारी डाइट अच्छी भी नहीं होती है। इन चीज़ों की जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ऐसी हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है। और ये स्क्रीन का मतलब सिर्फ टीवी नहीं है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपके मुख्तलिफ, अब हम तो पूरा दिन अब देखें ना मोबाइल के अंदर आपको पता लग जाता है स्क्रीन टाइम का। और जिस वक्त वीकली रिपोर्ट आती है तो मेरी तो परसेंटेज ऊपर ही जा रही होती है कि जी के इतने % जो है इंक्रीज हुई है। मेरी वैसे कम होती है। बस इकरा बहुत अच्छी बच्ची है और ये बड़ी अच्छी बात है। इकरा को हम जो है ना 100 में से 100 नंबर देते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रात को लेटते हैं नींद नहीं आती है, या फिर नींद आती है तो वो टुकड़ों में आती है। हमारी नींद का कोई एक साइकिल नहीं बन पा रहा होता। तो इसके मसाइल क्या हैं? हमें क्या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है? लेकिन फिर हम जब कुछ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक डाइट के साथ भी मिलता है। बिल्कुल, डाइट से बहुत गहरा ताल्लुक है। और हम अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त नींद की कमी का शिकार हैं। उसके अलावा उनके कहते हैं कि हमारे आसाब जो हैं वो पुरसुकून नहीं हो पाते हैं। हम थोड़ा सा मतलब जितना भी सो लें हम मतलब फ्रेश नहीं फील करते हैं ना, ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। और फिर जैसे कि वो कहते हैं कि हम मेंटली और हम देखें अगर फिजिकली वो मतलब उस तरह से नहीं काम कर रहे होते अच्छे तरीके से जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। तो आज हमने वही लिंक ढूंढना है कि डाइट का एक्चुअली क्या ताल्लुक है अच्छी नींद के साथ, बेहतर नींद के साथ। और खुसूसी तौर पर जिन लोगों के पास अच्छी नींद भी नहीं है, बेहतर नींद भी नहीं है, तो सिर्फ नींद के साथ भी डाइट का क्या ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजीन मलिक साहब, माहिर ग़िज़ायत हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या खा पी रहे होते हैं, क्या इसका कोई असर होता है। माहिर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप दोनों के? ये कोई ताल्लुक नींद का डाइट के साथ है या फिर ये बाकी सिर्फ हमारे जागने उठने सोचने की रूटीन ही है? अच्छा, जो है ना नींद का बल्कि हर चीज़ का ताल्लुक डाइट के साथ है। यू आर व्हाट यू ईट, सबसे पहले तो बात ये आ गई। सबसे पहले हम तय कर लें कि डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट है सारा अमल दखल हर चीज़ में, आपकी नींद में, आपकी एक्टिविटी में, आपकी कंसंट्रेशन में, आपकी इम्यूनिटी में। सबसे पहली चीज़ आती है डाइट। दुनिया में आती सबसे पहली चीज़ क्या लेते हैं बच्चे? डाइट। तो ठीक है, सो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मज़े की बात है कि जब से गट ब्रेन एक्सेस इंट्रोड्यूस हुई है कि जो आप ज़बान के ऊपर डालते हो वो आपकी मेंटालिटी को, आपके बिहेवियर को और आपकी बॉडी को उसी वक्त असर करता है। पहले तो एक था ना कि इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्ब हो, वो जरा द पौडा कैंडा द कहानी चले, दैट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर। अब ये है कि द मोमेंट जैसे किसी की शुगर डाउन होती है तो हम कहते हैं कि उसको टॉफी दे दें तो फौरी उसकी शुगर अप हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप ज़बान पे रखते हैं वो फौरी इफेक्ट करता है। तो जब आप बात करते हो डाइट की तो हम लोग डाइट के जरिए अपनी नींदों को खराब किए बैठे हैं, मतलब उनका तहस नहस किया हुआ। नींद हमें बहुत आती है लेकिन वो दिन में आती है, वही जो अभी हम बात कर रहे थे ना, रात वाली नींद इज इम्पोर्टेंट। अल्लाह मियाँ ने बॉडी की क्लॉक की ऐसी सेटिंग की हुई है नेचर ने कि आपने रात की नींद का जो आपकी बॉडी के ऊपर एक क्या होता है जो रेपरेटिव प्रोसेस होता है, रिपेयरिंग का प्रोसेस चलता है, वो दिन के बाद कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और वो टाइम होता है यानी कि जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद से लेके सुबह सूरज तलू के वक्त, उस वक्त जो आप नींद उठा लोगे ना, चाहे वो 8 घंटे की हो चाहे वो 5 घंटे की हो, अच्छा वो आपके लिए बेस्ट होगी क्योंकि आपका मेलेटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन है वो निकलता है और आपकी बॉडी उस वक्त सारी रिपेयर प्रोसेस में से गुजरती है। इम्यूनिटी जिसके ऊपर कोविड के दिनों में इतनी बात हुई, इम्यूनिटी बढ़ाओ कुव्वत मुदाफ़त, हाउ डज दैट हैपन? अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आप भूल जाएं फिर आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगी है, चाहे आप जो मर्जी खाते फिरें, ठीक है। सो इसलिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग चाय कॉफ़ी सोने से पहले पीते हैं कि ले आओ जीद खाबा कर लिया हूँ, ले आओ चाय का एक कप, ठीक है। सो दैट्स रॉन्ग। आप कैफीन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ब्रेन को जिसने अब सोना है। आप मोबाइल उठा के आंखों के सामने रख लेते हैं, ब्लू लाइट, बिल्कुल मेलेटोनिन को चाहिए अंधेरा, वो ब्लू लाइट आती है, हमें तो नींद नहीं आ रही होती है, चलो थोड़ी देर मोबाइल यूज करते हैं शायद नींद आ जाए। हालांकि हमजाद ये है रिकमेंडेड कि 1 घंटा पहले सोने से पहले यू नीड टू स्विच ऑफ ऑल योर डिवाइसेस, ठीक है। हम माने ना माने कोई ना कोई वेव्स तो होती है ना जो कि ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो कहते हैं यार प्रोटीन खा लेते हैं, कुछ नहीं होता, कार्ब्स नहीं खाते, ठीक है। रात को प्रोटीन खाने का मतलब ये है कि यू गिविंग
yourself extra energy to wake up because proteins make you energetic. ठीक है, एक लोगों को ये होता है कि चलो यार आज धूप नहीं है, चलो अब वॉक कर लें, ठीक है, अब ज़रा कोई चहलकदमी कर लें, कोई एक्सरसाइज लगा लें, जिम शिम करें. You have to do that 2 hours before your sleeping time, which is maximum. मैं तो अव्वल कहती हूँ 10 बजे तक सो जाएं. 8 बजे तो खैर वो टाइम कोई भी नहीं सोएगा. मैं कहेंगे डॉक्टर साहब ने किन्नू लाया सी कह रहे संजी 8 बजे सो जाओ. सो 10 बजे सो जाओ, 11 बजे तक मैक्सिमम प्लीज़ अपने दुनिया की दुकान बंद करें और सो जाएं. अब जो आप कह रहे थे कुछ लोगों की रुक रुक के नींद आती है, कुछ लोगों की, सो दैट्स एवरीबडीज पर्सनैलिटी. अच्छा, एक कुछ लोग लाइट स्लीपर्स होते हैं नेचुरल से, कुछ लोग होते हैं डीप स्लीपर्स, उनको ऊपर सर पे कुछ भी गिर जाए उनको कोई फर्क नहीं, और एक के पास से हल्का सा गुजर जाओ तो वो हावड़ा खा के उड़ जाते हैं. क्या है ना, हाँ, इतनी आराम से नहीं कहते, वो इस तरह कहते हैं कि अगले का भी तरह निकल जाता है. हो क्या रहा है यहाँ पे. सो द थिंग इज ये नेचुरल है, लेकिन डेफिनेटली स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल, रात को प्रोटीन्स, रात को कैफीन लेना, रात को एक्सरसाइज करना आपको इतना एक्टिवेट कर देता है कि अगर आपको नींद आ भी जाए तो वो आपको लाइट. आखिरी मील हमें कितने बजे तक ले लेना चाहिए? हमने 10 बजे सोना है, 2 hours एटलीस्ट 2 hours बिफोर योर स्लीप टाइम, ताकि आपके हाजमे का जो पेट का काम है वो सारा खत्म हो जाए. 2 hours कह रही है बिफोर स्लीप. अगर कोई बंदा कहे अच्छा जी 2 hours का है ना, तो मैं तो 1-2 बजे सोऊंगा, तो चलो मैं 12 बजे भी ले. हाँ, तो लोग यही कर रहे हैं ना यार इकरा. इसी वजह से तो आप देखो मोटापा नहीं, अब लोग कहते हैं जी मोटे हो गए, हम तो कुछ नहीं करते, मोटे पता नहीं क्यों हो गए. जब आप नहीं सही सोगे तो मोटापा इकट्ठा होएगा, क्योंकि आपके जो लेप्टिन और जो ग्रेलिन हार्मोन्स है उनका सारी तबाही. खवातीन में साइक्लिकल डिसऑर्डर्स देखने को आते हैं बिकॉज ऑफ नॉट स्लीपिंग एट द राइट टाइम. हैवंट यू सीन कि आपकी जो नई जनरेशन है जो कि रात को बहुत देर से सोती है और सुबह तक देर से उठती है, उनकी जनरेशन एक तो वेट गेन कर रही है बिल्कुल इन अ वेरी डिफरेंट वे. जैसे ओबिसिटी जो है ना उसका क्रीप अप, हालांकि दे वुड प्रोबेबली से कि हम लोग खाते नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है. सो उसी से आप अंदाज़ा लगाएं. कुछ चीज़ें हमने सोचने की भी होती हैं, इसलिए सोने जैसे हर चीज़ का एहतमाम होता है. जैसे आज मैं आप दोनों को दावत पे बुलाऊं तो मैं टेबल लगाऊंगी, कांटे छुरियाँ लगा के, खाना शाना बना के. इसी तरह नींद का एहतमाम होना चाहिए. अपने कमरे को डार्क कर दें हाफ एन आवर बिफोर. आपका बिस्तर जो है आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए सोने का. खाना पीने की दुकान ऑफ हो जानी चाहिए 2 घंटे पहले. नो एक्सरसाइज, नो प्रोटीन्स, इवन प्रोटीन्स भी नहीं लेनी. और चाय कॉफी तो जो आपने लेना है ना अपनी जिंदगी का, वो 4 बजे से पहले शाम के उसको प्लीज उसको खत्म कर दें. ठीक है. हैव वाटर. कैमोमाइल टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कैमोमाइल टी मिलती है हमारे बड़े कहते हैं सोने से पहले नीम गर्म दूध पीने, वो भी आप फॉर पीपल हु आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप नींद के लिए वो ले लें, उसमें थोड़ा सा खसखस का तेल या थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल लें तो आपको बड़ी अच्छी और साउंड स्लीप आएगी. ठीक है ना, क्योंकि कई लोग होते हैं वो 10 घंटे भी सोते हैं, देयर स्टिल नॉट, उन हड्डियों में दर्द हो रही है, सुबह उठे जा रही है. तो कुछ लोग जो हैं 5 घंटे की नींद से भी दे गेट रिफ्रेश्ड. क्यों? क्योंकि दे नो द आर्ट ऑफ स्लीपिंग एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग ऑल द एनर्जी. ठीक है डॉक्टर साहब, एक लोग हैं, मैं हूँ या इकरा है या जो हमें सुनने वाले हैं, किसी की नींद ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है. अब आप उसको क्या रिकमेंड करेंगी कि अपना डाइट प्लान किस तरीके से दोबारा डिज़ाइन करे कि उसकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाए? और ये ग्रेजुअली होगी या अचानक से ऐसे हमने आज ही खाया और आज ही बेहतर हो गया? काश ऐसा कुछ चमत्कार होता कि हम आज ही ये सारा कुछ ये वाला कर लेते, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लिटिल ग्रेजुअल विच इज़ अबाउट अ वीक्स टाइम विच इज़ नॉट मच. ठीक है. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी लाइफ में से कैफीन कम करो. ठीक है. जिसकी नींद खराब हो गई, एक्सरसाइज लाजमी है. जितना बॉडी दौड़ेगी भागेगी उतना ही उसको वही होएगा कि मैं थकूं. जब आप किसी चीज़ को थका ही नहीं रहे, आजकल के बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इसलिए उनकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो रही. आपने अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करना है. वो हो गई, एक्सरसाइज कर लिया आपने. और खाना आपने जो खाना है, आप नाश्ता अच्छा करें, आप दोपहर को खाना खाएं, रोटी छोटी दोपहर को खा लें. जो शाम का खाना है ना, उसमें ट्राई टू कीप इट रियली लाइट, लाइक सूप्स, लाइक स्लाइसेस, लाइक चावल और दाल खा लिए, सैलेड खाया साथ में. और जैसे अभी इकरा ने बड़ा अच्छा वो टोटका बताया है कि रात को सोने से पहले हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क. ज़रूरी नहीं कि पूरा ग्लास पिए कि पेट खराब हुआ सुबह. आप थोड़ा सा भी लेके उसको गर्म कर लें, उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें. अगर आपको ज़्यादा मोटापा नहीं है,
कोकोनट ऑयल मेक्स यू स्लीप बेटर। कई लोग माएँ होती थी बचपन में, लोग बच्चों के सर में खसखास का तेल लगाती थी, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। सो यू एंड अगेन यू नीड टू टर्न ऑफ योर फोन्स, अपना एक पूरा स्केड्यूल बनाएं। जैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना पतले होने के लिए, और आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया होगा यहाँ पे सुबह आने के लिए, तो इसलिए अगर हम रोजी कमाने के लिए ये लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं या अपना मकसद हासिल करने के लिए, तो उसमें नींद तो पीछे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा सोल्जर है, आपका चार्जर है जैसे जो आप प्लग लगाते हैं अपने फोन के अंदर कि वो चार्ज हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और अब आपने डॉक्टर साहब की बाली हैं जिसकी नींद में कुछ मसाइल है ना, ये हल हो जाएंगे ऐसे अगर हम अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। और मैं इकरा से भी ये कहूँगा कि इकरा को जब नींद नहीं आती और इकरा कहती है मैं कुछ खा लेती हूँ नींद आने के लिए, तो वो वाली प्रैक्टिस अब इकरा छोड़नी पड़ेगी। वैसे मुझे वो वाली नींद आती है कि बैठे बैठे आंख लग जाती है। क्या बात है, ये लकी लोग होते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। अब हमें उम्मीद ये जागी है कि हमारी जो क्रिकेट है वो भी नींद से बेदार होने जा रही है। एक नए हमारे जो हैं आ रहे हैं चेयरमैन, और वो रमीज़ राजा साहब होंगे। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी टीम के साबिक़ कप्तान और रमीज़ राजा साहब को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकर्री की मंजूरी दे दी है। अच्छा बिल्कुल हमजा, ये एक अच्छी खबर भी है, और अगर वो मीडिया से गुफ्तगू करे तो उन्होंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज़ राजा साहब ने चेयरमैन पीसीबी नामजद किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि चेयरमैन पीसीबी बनना जो है वो बहुत एजाज़ की बात है, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के एतमाद पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी, और अवाम की सपोर्ट और दुआओं की जो है वो भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। बड़े सवालात उठ रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब आएंगे तो वो क्या रातों रात कोई तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतर शायद इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट को अगर कोई साबिक क्रिकेटर समझता है तो शायद वो रमीज़ राजा साहब ही हैं। ये बात समझी जाती है, लेकिन कई लोगों को एतराज़ात भी हैं कि बस अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, क्रिकेट का इन्हें कुछ नहीं पता है। हम बात करेंगे, अब्दुल गफ़ार भी हमारे साथ मौजूद है। गफ़ार भी अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, आपसे भी बात हुई रमीज़ राजा साहब की, क्या कहना है उनका? तस्दीक कर दी, कुछ उन्होंने बताया कि ये मेजर तब्दीलियाँ मैं लाने जा रहा हूँ? वालेकुम सलाम, आपको भी और तमाम लोगों को सब बखैर। यकीन है बिल्कुल रमीज़ राजा साहब ने इस बात की तस्दीक की, साथ उन्होंने ये फरमाया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो GPS है उसको वो सेट करें और उसके बाद जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन उसकी जानिब आगे बढ़ा जाए। जैसे आपने कहा हमजा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर रमीज़ राजा साहब, क्योंकि जितनी उनकी नज़र है पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बतौर मुबस्सिर, इससे पहले एक्स क्रिकेटर रहे हैं, फिर तालीम याफ्ता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं, तो मौजूद उम्मीदवार हैं इस सारी तमाम चैलेंजेस को हल करने के लिए। लेकिन आई थिंक जो मेजर चीज़ जिसके ऊपर लोग बहुत बड़ी कम बात कर रहे हैं और मेरी नज़र उसी पर होगी, वो है अब डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना। क्योंकि अगर आप देखें तो शहरियार साहब, नजम सेठी साहब और फिर वसीम खान और मानी साहब, इन 4-5 सालों के अंदर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो गया, जिस पे आपकी सारी तवानाइयाँ लग रही होती थी पहले। नाउ आई थिंक इट्स टाइम समवन टू फोकस ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि खान साहब का विजन है 6 टीमों का, जो इम्प्लीमेंट तो हो गया पर उसके नताइज नहीं आए। अभी हम वर्ल्ड बीटर्स नहीं बने, हमारी कोई टीम की फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट के अंदर हम इस पर टॉप 3 में मौजूद नहीं है। इट क्लियरली शोज कि हम ए टीम नहीं है, इस वक्त हम बी कैटेगरी में कहीं फॉल कर रहे हैं। अगर हमें ठीक होना है तो पहले हमें अपने घर को ठीक करना होगा। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, अगर हम देखें तो रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम के बड़े नाक़िस समझे जाते हैं। आप नहीं समझते कि उन पर इस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर होगा कि उन्होंने जो बातें की हैं अब उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, जब ये उनको इस चीज़ों को अमली तौर पर करना होगा तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, प्रेशर होगा उनके ऊपर? बिल्कुल होगा, चैलेंजिंग होगा। आई थिंक रमीज़ राजा साहब जब भी इंटरव्यू देंगे या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनसे सवाल होगा तो वो खुद भी इस चीज़ का एडमिट करेंगे कि ये आसान नहीं है। लेकिन अगर आप रमीज़ राजा साहब की पिछले 20-25 साल की जर्नी देखें, एक तो पहले क्रिकेटर रहे हो, आप साबिक कप्तान रहे हो, फिर आप बतौर कमेंटेटर हर मैच में पाकिस्तान टीम के मौजूद, आपको और मुझे अपडेट कौन देता था? रमीज़ राजा साहब। टॉस की, 11 की, किस टीम में कौन सा खिलाड़ी है, इसका फायदा ही होता है। बतौर हमसा आप यहाँ पे आते हो तो आप बड़ी प्रिपरेशन करके आते हैं, आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड होते हैं किसी भी शख्स से ज्यादा जो इस वक्त सुन रहा है इसको, क्योंकि आपने उसकी डिलीवर करनी है ना। तो रमीज़ राजा साहब का भी यही मामला है कि उन्होंने बतौर खिलाड़ी तो सब कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया, लेकिन चूंकि जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, आपने लोगों को बताना होता है, तो आप उतनी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो मुझे ये तो बड़ी उम्मीद है कि रमीज़ राजा साहब इन तमाम मसाइल को समझते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मसला कहाँ है। यानी कि अब हम अगर बात करें, हमारा
T20 का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन से प्लेयर सेट होने खिलाने चाहिए, कोचेस क्या होने चाहिए, रीजन्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब असल मसला सिर्फ ये है कि इन चीजों को हल कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, आपका प्लान क्या है, क्या आपके अच्छा पास गफार भाई, आपने बताया 2-3 चीजें हैं जिन पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। मैंने ये देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, वैसे भी जो एनालिस्ट हैं बात कर रहे हैं, सारी उम्मीदें रमीज़ राजा साहब से जोड़ दी गई हैं। जी हमारी जो प्लेइंग 11 है वो भी रमीज़ राजा साहब ही शायद ठीक कर रहे होंगे, हमारा ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए वो भी रमीज़ राजा साहब ही कर रहे होंगे, लेकिन उनकी नज़र बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ये फैसले वो कर रहे होंगे तो कप्तान का रोल क्या होगा, कोच का रोल क्या होगा, चीफ सेलेक्टर का रोल क्या होगा, उन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों के अंदर वो आएंगे? देखिए पाकिस्तान टीम हारती है तो सीधा सीधा इल्ज़ाम अब इमरान खान साहब पे भी जाना शुरू हो जाता है, जो तो आपको भी पता है क्योंकि वो क्रिकेटर है, तो बात तो यहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर साबिक कप्तान रमीज़ राजा, चेयरमैन पीसीबी बन रहे हैं, गालिबन जावेद बरकी, अब्दुल हफीज कारदार और एजाज भट्ट जो साबिक चेयरमैन थे, उनके बाद ये चौथे सिर्फ क्रिकेटर हैं जो कि चेयरमैन पीसीबी बन रहे हैं। इसका एक फायदा तो है, ये पहले ये होता था जनाब चेयरमैन कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सहाफ़ी, कोई बिजनेसमैन बन जाए, उसके बाद ये लॉबिंग हो रही है, जिसकी लॉबी तगड़ी हो गई उसने जाके ओहदा पकड़ा और बस काम चल रहा है, क्योंकि चेयरमैन को भी सीट बचानी है और ऑब्वियसली उसको चंद लोगों का साथ चाहिए था। अब रमीज़ राजा साहब का तो बैगेज कोई है नहीं, 25 साल से वो इंडिपेंडेंट अलग दुनिया में काम कर रहे हैं। वो पीसीबी में आए जरूर से चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, पाकिस्तान मीडिया से इंटरेक्शन मेरा हमारे साथ होता रहता है बातचीत, लेकिन वो किसी ना तो उन्होंने किसी से फायदा उठाया और ना मुझे लगता है वो किसी को फायदा उठाने देंगे। तब्दीलियां क्या करते हैं, कब करते हैं, सबसे पहला सवाल तो हमजा आपके ज़हन में भी होगा कि वर्ल्ड T20 जो सर पे खड़ा है, बिल्कुल सर पे खड़ा है। अगले आपके रमीज़ राजा साहब गालिबन 3 या 4 तारीख को सितंबर को ओहदे का चार्ज जब संभाल लेंगे, उसके बाद आपको फौरी तौर पर टीम अनाउंस करनी है। उस टीम में क्या इनपुट होगा रमीज़ राजा साहब का। अच्छा शुएब मलिक की वापसी देख रहे हैं, अच्छा आपसे सवाल ये, शुएब मलिक की वापसी देख रहे हैं आप रमीज़ राजा साहब के आ जाने से, और मोहम्मद हफीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे, जो भी मामला था मुझे लगता है कि रमीज़ राजा साहब मोहम्मद हफीज़ के मामले में कोई खुद से फैसला नहीं करेंगे, वो टीम के साथ जा रहे होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता नहीं वाकई आप जैसे फरमा रहे हैं कि वो रिवेंज लेंगे या उनको याद होगा या वो सारी चीज़, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है रमीज़ राजा साहब के आप यूट्यूब चैनल पे जाके जितनी बातें सुन लें, चाहे तो पिछले टेस्ट पे भी जो बात की, एब्सोल्युटली ब्लंट एंड ओपन, वो कोई फैसला करने से पहले कोई हिचकिचाएंगे नहीं, जो मुझे उनका पता है। ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट है, क्रेडिबिलिटी मौजूद है, इसीलिए हाई होप्स भी उनसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंतकाम वाली सोच रखेंगे। बाय द वे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद है, जिनके साथ ऑन एयर जो है वो झड़पें कुछ अंग्रेजी वाला मामला। बट रमीज़ राजा अपना ओपिनियन देना जानते हैं और वो ओपिनियन देने की वजह से मशहूर है। दुनिया उनके यूट्यूब चैनल सुनती है, आप जाके देखें तो सही लाखों व्यूज होते हैं, हर वीडियो के हज़ारों व्यूज होते हैं। लेकिन अब है ये कांटों का ताज जिसको ऑब्वियसली उन्होंने पहनकर काम करना है। बट मुझे बड़ी हाई होप्स हैं, लेकिन वर्ल्ड T20 से सर पे खड़ा ना हमजा, ये बड़ा टेक्निकल इशू है। आप ना तो जल्दी कोच फौरन हायर कर सकते हैं। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है गफार भाई, मोहम्मद आमिर की वापसी आप देख रहे हैं रमीज़ राजा साहब के चेयरमैन बन जाने से बड़ा ये भी लिंक हो सकती है किसी तरह से, आपको उनके बारे में क्या लगता है? दूसरा उमर अकमल की वापसी की भी मुझे तो लग रहा है कि उम्मीदें कुछ रोशन होती जा रही हैं, बड़े पसंद रहे हैं रमीज़ राजा साहब को उमर अकमल। देखिए 3 मामला बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मिसबाहुल हक के वो बड़े नाकिद रहे हैं, तो क्या T20 कोच बरकरार रहेंगे, ये बड़ा अब देखने वाली चीज होगी। इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं। दूसरा वो टेंटेड प्लेयर्स के बहुत मुखालिफ रहे हैं, सबसे बड़े मुखालिफ। जब मोहम्मद आमिर की वापसी हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ी जो मुखालिफ आवाज थी वो रमीज़ राजा की थी, उन्होंने सख्त मुखालफत की। तीसरा वो T20 फॉर्मेट के अंदर नौजवान खिलाड़ियों की शमूलियत के हक में है और उनके ख्याल में जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो खेल चुके हैं लंबा अरसा खेल, उनका T20 क्रिकेट में कोई काम नहीं है। तो ये 3 मेजर हार्ड लाइनर सॉर्ट ऑफ स्टांस उनके रहे हैं। लेकिन मसला ये है हमजा कि वर्ल्ड T20 बिल्कुल सर पे खड़ा है। ऐसे मौके पर अपॉइंटमेंट हो रही है जहाँ ना वो कुछ कर पाएंगे मुझे लगता है, और ना फिर शायद उनको रिस्पॉन्सिबल भी शायद ना ठहराया जाए। क्योंकि आप और मुझे ही पता है, आई थिंक एक नॉर्मल क्रिकेट फैन को बात पता है कि अगर आप 1 महीने पहले चार्ज संभाल रहे हैं तो उस वर्ल्ड कप जो आने वाला है उससे आपका क्या ताल्लुक होगा। तो ये थोड़ा सा एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आई थिंक कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। शायद इसका नुकसान भी हो सकता है, शायद फायदा हो जाए। ठीक है गफार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात करिए, तब्दीली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसी होगी आने वाले वक्त में पता लगेगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
पाकिस्तान